नमस्कार, बहुत एकदम हृदय से नमस्कार। डॉक्टर के अग्रवाल जी आगे। नमस्कार अग्रवाल साहब। हाँ नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सुनील जी नमस्कार। भाई साहब नमस्कार सबको। अशोक अग्रवाल। हाँ नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार अध्यक्ष जी। डॉक्टर वली साहब नमस्कार। उनका म्यूट है भाई साहब। हेलो, सुन तो पा रहे हैं अपने को? नमस्कार अशोक जी। नमस्कार सर। नमस्कार सुधीर जी। दुबई में कैसे हैं सब? अशोक जी अग्रवाल जी, डॉक्टर के अग्रवाल जी आ चुके हैं। डॉक्टर के अग्रवाल साहब आपका स्वागत है आज के वेबिनार में। मैं अशोक अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं इस मंच पर। नेपाल से हमारे केडिया जी, आपका भी स्वागत है। आपका अशोक जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार गौरव जी। नमस्कार अशोक जी डॉक्टर के अग्रवाल जी आ चुके हैं। हाँ, मैंने डॉक्टर साहब को राम राम किया, नमस्कार किया, वेलकम करा डॉक्टर साहब को अभी जस्ट। डॉक्टर साहब 5 मिनट में बस शुरू करते हैं अब। मेरे को ऑन करके हाँ मेरा नहीं चल रही यहाँ पे। ನಿಮಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿಯಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದ್ದರೆ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಡಯಲ್ ಮಾಡಲಾದ ನಂಬರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ सुदेश जी, दुबई में कैसे अभी कोविड की पोजीशन? दुबई में अशोक जी, दुबई की कोविड की पोजीशन कोई ज्यादा बुरी नहीं है। यहाँ पर केसेस जो हैं, कल का जो ब्यौरा है वो 429 आए थे और जो ठीक हुए थे वो 1200 कुछ थे। तो अच्छा। यहाँ पे तो रिकवरी जो है वो ज्यादा हो रही है और जो नए केसेस आ रहे हैं वो बहुत कम आ रहे हैं। तो the condition is under control as far as Dubai is concerned. बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। दुबई में लेकिन यह है कि the India's situation is a little worrisome, particularly the travel restrictions are the main concern, that we cannot travel and only the flights all over the world. तो आप दुबई में, गुड़गांव में सुदेश जी? मैं दुबई में हूँ जी। दुबई में जी, मैं दुबई में हूँ। So we are all stuck up here in Dubai, but it's okay. At least we are stuck up at home where we live most of the time. और वैसे दुबई में बिजनेस वगैरह का क्या हाल है जी ओवरऑल? Business though anyway it is suffering everywhere, and here also it is the same situation. So there is going to be a contracting in the economy as it is happening everywhere. So and Dubai is definitely being dependent on the incumbent tourists coming in, exhibitions and events. So the effect तो यहाँ पे visible है ही है, but still under control. Under control. हाँ वही मैं सोच देख रहा था। आपके ड्यूटी में डिसिप्लिन भी थे ना डॉक्टर साहब? हाँ आपके सुदेश जी डिसिप्लिन भी तो है ना दुबई में, लोग मतलब जो कानून को फॉलो। See, the discipline है, number of people in the country are lower, so it is manageable. Around 10 million people scattered over a quite large area, तो manageable है। और the discipline के साथ साथ जो penalties हैं जो government has imposed are very severe, and the people by and large do follow the law and see that they don't get caught into the structure. And the monitoring system भी काफी strong है, so which they can monitor it. That's right. वो अच्छा है, वो तो वहाँ का एक बेनिफिट है। डिसिप्लिन और Yes. बहुत एडेड एडवांटेज है। That's true. That is correct. अशोक जी मेरे को चालू करें अपना? बस 5 मिनट, 8 बजे का टाइम था, 5 मिनट पे ज्वाइन। नेपाल से प्रेम जी ज्वाइन किया। नेपाल से प्रेम जी। नमस्कार साहब। नमस्कार अशोक जी, राम राम। नमस्कार, कैसे हैं आप? बस ठीक है। बस नेपाल में कैसे कोविड की सिचुएशन?
कोविड की बढ़ गया, अभी एक साथ बढ़ गया, 5400 हो गया। ऐसा क्यों? अब एकदम से है ना, जो अभी क्या किट बैग भी पहले नहीं था टेस्टिंग के, अब आ गए हैं, तो तराई के अंदर ज्यादा हुए हैं। अच्छा, नेपाल से हमारे केडिया जी भी ज्वाइन करके। केडिया जी आपका स्वागत है। अशोक भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते जी, कैसे हैं आप? अच्छा है सब, बढ़िया। उपल श्रीनिवास जी कैसे हैं आप? अच्छा है सब, अच्छा है, बढ़िया। अशोक जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार, नमस्कार। शक्ति भगवान। इसमें एंगल बताना है कैसे बताना है। ये लगाना चाहिए। नमस्कार प्रेम भाई साहब। अपार्टमेंट गाड़ी छोड़ो। वेंकटा जी नमस्कार, नेपाल से। नमस्कार, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। सुभाष जी नमस्कार। केडिया जी कैसे हैं अभी नेपाल में? नेपाल अब ढीला हो रहा है थोड़ा, पहले तो ठीक था। ओके, आज सुना है काफी ओपन किया वैसे तो। नहीं वो हाँ ओपन किया है आपको दिल्ली में जी। लेकिन क्या कि इंडिया से जो लोग आ रहे हैं ना माइग्रेंट्स, इतने मतलब वहाँ पे कंट्रोल हम लोग नहीं कर पा रहे हैं कस्टम में, आई मीन बॉर्डर में। हाँ कारण से लफड़ा हो जाता है। ओके जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। प्रेम जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब सबको। मैं अजय। सबको नमस्कार। वो कहाँ है सेटिंग में? हाँ? प्रेम जी भाई साहब आप भी नेपाल में ही अभी? हाँ काठमांडू में हूँ साहब मैं। और अभी तो कोरोना के साथ में है ना, पॉलिटिकल सिचुएशन बड़ी खराब है। अजय जी। हाँ बॉम्बे अजय जी नमस्कार नमस्कार। अरे वाह, कैसे हो आप? बस फर्स्ट क्लास। आप बताइए आप कैसे हैं? अच्छा गुड गुड गुड। अजय भाई नमस्ते। आवाज ही नहीं आ रही है। नमस्कार, कैसे हैं आप? अच्छा है अजय भाई। किधर है? हैदराबाद में ना? हाँ हैदराबाद में हूँ। ओके। मुलाकात ही नहीं हो रही है। हाँ ये कोविड है ना सब, इधर तो डेली बांटना कंटिन्यू कर रहा हूँ। अभी हाँ तो बंद हो गया, अभी 70 दिन करके। जी जी जी। पूरा तेलंगाना का अपना टीम, IVF का टीम बहुत काम किया। हाँ तेलंगाना टीम काम किया, काफी काम किया। ऑल प्रेसिडेंट्स, ऑल स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, एवरी पर्सन। जी 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 जी। When you are there, the things will move in the right direction. सीएम साहब भी, चीफ मिनिस्टर साहब भी बहुत खुश हो गया। ये तेलंगाना में 5 लाख लोगों को खाना खिलाया, पूरा लोगों को। बहुत बड़ा काम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नमस्कार अजय भाई। नमस्कार अशोक भाई। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। नमस्कार सबको नमस्कार। प्रेम लश्करी जी नमस्कार। नमस्कार जी, आपको भी नमस्कार। नमस्कार कैसे हैं? विमल केडिया जी प्रणाम। नमस्ते नमस्ते बाबूराम भैया। नमस्कार बाबूराम जी नमस्कार। नमस्कार जी। और रितु जी ठीक है आप? हाँ जी हाँ, एकदम बिल्कुल ठीक हो भैया। आप बंगलोर में तो आपके काफी केस बढ़ने लगे, दिल्ली वालों को फॉलो कर रहे हो आप लोग। अभी तो बहुत खुश थे हम लोग कि हमारे यहाँ केस नहीं बढ़ रहे हैं, यहाँ भी शुरू हो गए। मेरे किसी अधिकारी से बात हुई थी, बता रहे थे यहाँ भी। हाँ जी हाँ। बस दिल्ली वालों को ही फॉलो अप करना पड़ेगा ना। लॉकडाउन वालों को ही फॉलो करना पड़ेगा ना। बिल्कुल ठीक है आप। और कैसे वैसे ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट क्लास। आप बताइए कैसे?
अजय जी आपका आशीर्वाद है, बहुत दिनों बाद दर्शन हुआ है आपके। हाँ, बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है जी। आपका नंबर मेरे से मिस हो गया है, मेरे मैं भेज दूंगा नंबर। हाँ, एक बार नंबर भेज दीजिए जी। रविंद्र जी राम राम। नमस्कार बाबूलाल जी, नमस्कार गुप्ता जी, क्या हाल है? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और सब ठीक है? सुरेंद्र भाई साहब को प्रणाम। नमस्कार भाई साहब, क्या हाल है? बस आशीर्वाद है आपका भाई साहब, बहुत बढ़िया। हाँ जी गोयनका जी नमस्कार। हांगकांग में क्या पोजीशन है गोयनका जी? हांगकांग में वैसे कोरोना के हिसाब से कभी प्रॉब्लम नहीं थी। बिजनेस वगैरह ठीक है सर? नहीं, कोरोना के हिसाब से नहीं थी, बिजनेस के हिसाब से है। बैकग्राउंड की आवाज आती है। आपके तो चाइना प्रॉब्लम हो रही है ना आपके तो? चाइना वो एक्चुअली कोरोना से ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये प्रोटेस्ट की है, जो चाइना के अगेंस्ट में हो रहा है ना, वो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। हेलो बोलिए। सुभाष जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार अभी को नमस्ते भाई साहब। सुभाष जी नमस्कार, क्या हाल चाल है? नमस्कार, बिल्कुल बढ़िया है भाई साहब सभी को। बैंगलोर में आपकी किससे बात हुई बाबूराम जी? मेरे एक साइंटिस्ट है, वो ही हैज रिटायर्ड नाउ, पहले अच्छा। मेरे ऑफिस में ही थे, तो उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये कोरोना का केसेस बढ़ रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी, थोड़े बढ़ रहे हैं। वो तो हर जगह बढ़ रहे हैं, कोरोना के केसेस तो हर जगह बढ़ रहे हैं। अभी बात हुई थी उनसे, कोई 5 बजे करीब उनका फोन आया था। हाँ जी। ही रिटायर्ड एज एडिशनल सेक्रेटरी, तो वो अभी अपने बेटे के पास गए हुए हैं वो। अच्छा अच्छा अच्छा। वो अपने वेस्ट नहीं है वैसे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ वो केरला के हैं, बट उन्होंने बताया गुप्ता जी की आई एम सॉरी कि ये यहाँ केस बढ़ रहे हैं। मैंने किसी काम के लिए फोन किया था उनको। अच्छा अच्छा। तो हमने उनका बेटा काफी सीनियर पोजीशन पर है वहाँ किसी कंपनी के अंदर। अच्छा अच्छा। उनका फोन आया था मेरे पास 7 बजे करीब। अच्छा स्टार्ट कराइए गौरव जी। अशोक जी नमस्कार। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर अग्रवाल जी अब शुरू कर रहे हैं। अशोक जी बेनीवाल जी भी आ चुके हैं। सबका नमस्कार। आज की मीटिंग में आप सबका स्वागत है। प्रणाम बंधुओं। जैसा कि आपको पता है कि आईवीएफ हमारा जो बना हुआ है, म्यूट हो गई आवाज। सबको नमस्कार प्रणाम। सर्वप्रथम मैं हमारे हल्दीपुर के वैश्य गुरु वैश्य मठ के वामनाचार्य जी के प्रणाम करता हूं। मैं हमारे आईवीएफ के प्रेरणा के स्रोत बाबू बनारसी दास जी को, हमारे आईवीएफ के फाउंडर प्रेसिडेंट मेरे पिताजी पूज्य रामदास जी अग्रवाल को, हमारे संस्थापक आदरणीय श्री रमेश जी अग्रवाल चेयरमैन भास्कर ग्रुप को नमस्कार प्रणाम करता हूं। बंधुओं, उनके बताए हुए ही मार्गदर्शन पर और उनके लिए उनके द्वारा डाले हुए ही मिशन और विजन कनेक्टिंग द वैश्य वर्ल्ड ओवर फॉर कम्युनिटी एम्पावरमेंट को लेकर के ये संस्था आगे बढ़ रही है। आज का वेबिनार भी इसी संदर्भ में, हाउ टू एम्पावर द कम्युनिटी इन जनरल। आज कोविड की महामारी पूरी दुनिया में फैल रही है, हिंदुस्तान में फैल रही है, उसी को लेकर के आज ये वेबिनार रखा हुआ है। और मुझे बड़ी खुशी है कि भारत के हमारे 3 प्रोमिनेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर के अग्रवाल जी, डॉक्टर वाली, डॉक्टर बेनीवाल जी और हमारे आज के मॉडरेटर डॉक्टर एस अग्रवाल जी ने सहमति दी और इस वेबिनार को हमको ऑर्गेनाइज करने में सुविधा हुई। मैं धन्यवाद देता हूं गौरव गुप्ता जी का, जिन्होंने भी मेरे को पूरा सहयोग किया इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज करने में। बंधुओं, I welcome our guest, eminent guest speakers of the evening, Padam Shri Dr. K. Agrawal ji, President Healthcare Foundation and ex-President of Indian Medical Association. Dr. Saab, I welcome you on the platform of International West Federation. I welcome Padam Shri Dr. Mohsin Walia ji, former full-time physician. He had been the physician to 3 presidents of India.
That's a great honor, and he has been distinguished with the Padma Shri Award. डॉक्टर वाली, आपका भी आज इंडियन इंटरनेशनल वेस्ट फेडरेशन के मंच पे आपका स्वागत है. आई वेलकम डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर R.K. बेनीवाल, सुपरिटेंडेंट मेडिकल सुपरिटेंडेंट सफदरजंग हॉस्पिटल, जो कि आज दिल्ली में कोविड को फाइट करने के लिए सबसे बड़ा सेंटर है, और डॉक्टर बेनीवाल अपनी पूरी टीम के साथ में वहां लगे हुए हैं. आज के हमारे मॉडरेटर डॉक्टर S.S. अग्रवाल, जो हमारे राजस्थान प्रदेश के IVF के अध्यक्ष भी हैं, चेयरमैन है राजस्थान हॉस्पिटल बोर्ड के, राजस्थान हॉस्पिटल के, और डॉक्टर S.S. अग्रवाल फॉर्मर IMA के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट हैं. मैं स्वागत करता हूं श्री गौरव गुप्ता जी का, हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर, फाउंडर एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इन्वेस्टर्स क्लब, जिन्होंने आज ये हमको ऑर्गेनाइज करने में बहुत सुविधा दी. आई वेलकम all my senior working presidents, Ganji Rajmouli Gupta ji, Shri Surendra Gupta ji. I welcome our TG Venkatesh, Member of Parliament and Chairman Advisory Board, International West Federation. I welcome Shri Kapil Dev Agrawal ji, Cabinet Minister of Uttar Pradesh. I welcome Shri Ravi Kant Garg ji, Chairman Vyapar Kalyan Board, Uttar Pradesh, and he is our Senior Vice President. I welcome Dr. Castro Jayaprakash. He is an IRS officer, Government of India. राहुल जी अपने फॉरेन डिग्निटरीज ज्वाइन कर गए हैं क्या? राहुल जी को म्यूट कर. राहुल नमस्ते भैया. गौरव गुप्ता जी अपने फॉरेन डिग्निटरीज ज्वाइन कर गए हैं क्या? जी भैया, मैं आपके साथ में हूँ भैया. आपको गलत बोल गया मैं. गौरव जी अपने फॉरेन डिग्निटरीज आ गए हैं क्या? आ रहे अभी. ठीक, मैं उनको. I also welcome our senior working president, Shri Ganji Rajmouli Gupta ji, Shri Surendra Gupta ji. I welcome our working presidents, Rakesh Mehta ji, Kantilal Mehta ji, Subhash Gupta ji, Ashok Mundara ji from Hong Kong, Sonlal Goenka ji from Hong Kong, and Brijesh Gupta ji. I welcome representatives from Dubai, Shri Sudesh Agrawal ji, Prahlad Khandelwal ji. I welcome from Nepal, Shri Vimal Kedia ji, Shri Prem Lashkari ji. I welcome our representatives from Thailand, Bangkok, Shri K.C. Agrawal ji and Shri Rahul Agrawal ji. I welcome all my senior vice presidents, joint general secretaries, founder members, promoter members, chief patron members. Today we have been in this webinar. Presidents of all 22 states are here. I welcome them. I welcome all the office bearers. I welcome the state pravaris, national executive members, brothers and sisters. This is a great day for us that today we are able to discuss and understand what is COVID and how to live with it. बंधुओं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, जान है तो जहान है. जान को भी बचाना है, जहान को भी बचाना है. इसी को लेकर के आज हम विशेष चर्चा करेंगे और हमारे को मार्गदर्शन देंगे हमारे तीनों एमिनेंट पैनलिस्ट. ये बताएंगे कि हमारा डर कैसे दूर हो और हम अब अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे जाना शुरू करें. आई इनवाइट नाउ श्री राहुल गुप्ता जी टू इंट्रोड्यूस द पैनलिस्ट. राहुल गुप्ता जी, गौरव गुप्ता जी, गौरव गुप्ता जी. गौरव गुप्ता जी. Gaurav Gupta ji, you are not there on the line. Gaurav ji. गौरव गुप्ता जी, आप अनम्यूट करें अपने को. कल से हम स्टार्ट कर रहे हैं. इंट्रोडक्शन हम लोगों का आप ऑलरेडी दे चुके हैं अशोक जी. हाँ, अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब. मैं डॉक्टर S.S. अग्रवाल, जो हमारे आज के प्लेटफॉर्म को मॉडरेट कर रहे हैं, हमारे अध्यक्ष भी हैं राजस्थान के, आपके पुराने साथी IMA के,
I invite Dr. S.S. Agarwal. Dr. Saab, please. नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय वैश्य फेडरेशन द्वारा आयोजित इस वेबिनार के अंदर मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और मैं कहूँ तो मेडिकल फ्रेटर्निटी के एक बहुत ही सीनियर और इसके अंदर जिस प्रकार से उन्होंने आपने पढ़ा होगा कोविड मीटर, जो कि फरवरी माह से ही लगातार चल रहा है, जिसके अंदर लेटेस्ट जानकारी केवल हिंदुस्तान की नहीं पूरे वर्ल्ड की डॉक्टर के अग्रवाल पूरे देश को बता रहे हैं। आप इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष तो रह चुके हैं, हम दोनों ने साथ साथ काम किया है, लेकिन आज ये हेल्थ केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के भी अध्यक्ष हैं। आप इस टाइम सिमाऊ प्रेसिडेंट, ये हमारे कॉन्फेडरेशन ऑफ द मेडिकल एसोसिएशंस ऑफ एशियन एंड ओशियन कंट्रीज की एक फेडरेशन बनी हुई है, उसके भी आप अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसके अलावा भी जो आपका एक बहुत बड़ा काम है CPR के, कि किस प्रकार से व्यक्ति जब रोड के ऊपर या घर के ऊपर एकदम से खराब हो जाए, मूर्छित हो जाए, बेहोश हो जाए, तो उसको किस प्रकार से बचाकर हम रिवाइव कर सकते हैं, जिसकी कि पूरे दिल्ली के अंदर भी शायद पुलिस के अंदर इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है और गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर इनका नाम है। तो आज भी एडिटर हैं, आज ICJP के, और देश में लॉकडाउन खत्म हुआ और उसके बाद में लोग अनलॉक एक प्रक्रिया 8 जून से चालू हुई है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश की आर्थिक, जो लॉकडाउन के कारण आर्थिक हानि हुई या लोगों की जो जान है जहान है, उसको जिस प्रकार से बचाया गया है। हम देख सकते हैं कि लॉकडाउन के कारण हमारे देश के अंदर किस प्रकार से जहां जान बची है और देशों के अंदर जहां ये नहीं हो पाया उसके अंदर बचत हुई है। आज डॉक्टर के अग्रवाल साहब इसके बारे के अंदर विस्तृत रूप से प्रकाश डालेंगे कि हमको किस प्रकार से अनलॉक 1 की जो प्रक्रिया चालू हुई है उसके अंदर रहते हुए जान है तो जहान, और इसके बारे के अंदर किस प्रकार से हमको इसके लिए सावधानियां बरतनी चाहिए और हम किस प्रकार से इससे बचे रह सकते हैं और अपनी आर्थिक हानि भी बचा सकते हैं। मैं आदरणीय डॉक्टर के अग्रवाल साहब को आमंत्रित करता हूं कि वो इसके बारे के अंदर अपने विचार रखें और ये इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन को लाभान्वित करें। डॉक्टर के अग्रवाल। सबसे पहले डॉक्टर SS अग्रवाल को चरण स्पर्श, क्योंकि मैंने इनके साथ काम नहीं किया, इनके अंदर काम किया है। ये मेरे प्रेसिडेंट थे, मैं इनका सेक्रेटरी था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में, तो इनको मेरा सबसे पहले चरण स्पर्श। इसके अलावा जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं जो मेरे से उम्र में बड़े हैं उनको चरण स्पर्श, जो मेरे से छोटे हैं उनको प्यार, और जो मेरी उम्र के हैं उनको नमस्कार। धन्यवाद जो आपने मुझे मौका दिया यहाँ बात करने का, और वो भी इस समय पे जब लॉकडाउन खत्म हो गया है और हम सब लोग इंफॉर्मेशन से थक चुके हैं सुन के। रोज हर न्यूज़पेपर में, टीवी चैनल में 2 महीने से हम न्यूज़ सुन के थक गए हैं, तो वो सारी न्यूज़ को मैं रिपीट करने वाला नहीं। मैं कोई ऐसी न्यूज़ को ऐसे छोटे से, बिकॉज 3 लोग हैं, 1 घंटा है, तो मैं एक एस्पेक्ट को पकड़ूंगा ताकि बाकी लोग अलग अलग एस्पेक्ट को उसके बारे में बात कर सकें। मेरा एस्पेक्ट बड़ा सिंपल है कि दिल्ली और बॉम्बे में कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है, चाहे सरकार इसको कोई भी नाम दे।
कम्युनिटी स्प्रेड का मतलब है जब मल्टीपल एरियाज में क्लस्टर्स हों। आज मैं सवेरे एक जूम का सेशन करता हूं जिसमें 135 फैमिलीज हैं जो जुड़ती हैं। सारी फैमिलीज के अंदर में सब लोगों को हो चुका है। कोई कहता है मेरे यहाँ 11 लोगों को है, कोई कहता है मेरे यहाँ 6 लोगों को है, कोई कहता है मेरे को 7 लोगों को है। 135 फैमिलीज को तो मैं देख रहा हूं, तो इसका मतलब है इसी को कम्युनिटी स्प्रेड बोलते हैं। नंबर 2, जब आप पेशेंट कहता है कि मैं घर में बैठे बैठे हो गया, मुझे कहाँ से हुआ मुझे पता नहीं, उसे कम्युनिटी स्प्रेड बोलते हैं। नंबर 3, एक ICMR की स्टडी आई थी जो उन्होंने रोक दी, जिसमें उन्होंने पाया कि दिल्ली के कुछ इलाकों में जब उन्होंने स्टडी करी तो 15 से 30% लोगों को इन्फेक्शन हो चुका था। साउथ कोरिया की वो प्लेस जहां पे महामारी आई थी, वहां 50% लोगों को इन्फेक्शन हुआ तो महामारी बंद हुई। न्यूयॉर्क में जब 25% लोगों को इन्फेक्शन हो गया तब जाके वहां केसेस कम होने चालू हुए। तो मेरे हिसाब से दिल्ली में जितने ज्यादा केसेस हो रहे हैं उतना अच्छा है। जल्दी से जल्दी 20-25% लोगों को हो जाए और हम निपटे, आगे चले किसी और स्टेट के अंदर में हो। नंबर 1। नंबर 2, अगर हो जाए तो देयर इज ए चेंज। जो डर लॉकडाउन ने हमारे अंदर बिठाया था कि कोरोना आ गया, लोगों को रात की नींद उड़ जाती थी कि मेरे मोहल्ले में कोरोना आ गया, वो डर खत्म हो गया है। वो डर खत्म हो गया है। ये कोरोना बहुत कम खतरनाक है, लेकिन 100 में से 1 को खतरनाक करेगा। लेकिन वो किसको खतरनाक करेगा, वो लॉटरी से नंबर निकलता है। उसका आज की डेट में हमारे पास में कोई एविडेंस नहीं है कि किसको पकड़ेगा। सो आज की डेट में यस, इट इज सीरियस फॉर दैट 1 पर्सन, बट बाकी 99 लोग आराम से निकल जाते हैं। इस वक्त में जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं 224 लोग, मेरा टॉपिक सिर्फ एक है और मेरा आज का नेक्स्ट 20 मिनट का टॉपिक होगा, हम यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं हम चाहते हैं हमारी लॉटरी ना निकले। हम चाहते हैं हम सीरियस ना हो। हम कोरोना हमारी लॉटरी निकाल के हमारे को सीरियस ना कर दे। ये मेरा आज का डिस्कशन है। उसके लिए इट कैन नॉट बी जनरलाइज स्टेटमेंट। इट कैन नॉट बी कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। नहीं, वो जनरल स्टेटमेंट्स हैं कि सब लोग ये करो, सब लोग ये करो। नहीं, सबसे पहले आप अपना रिस्क निकालिए। व्हाट इज माय रिस्क? दिस हैज टू बी पर्सन सेंट्रिक। एवरीबडी मस्ट राइट डाउन इन हिज पेपर, मेरा रिस्क कितना है। चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे पहले मेरा खतरा कितना है, मैं लो रिस्क हूं कि हाई रिस्क हूं। अगर आप मेल है तो हाई रिस्क, फीमेल है तो लो रिस्क। अगर आपकी उम्र 60 से ज्यादा है हाई रिस्क, 60 से कम है लो रिस्क, 21 से कम है रिस्क ही नहीं है। फिर आप देखिए, मेरे को डायबिटीज है हाई रिस्क, कंट्रोल्ड है लो रिस्क। ब्लड प्रेशर है हाई रिस्क, कंट्रोल्ड है लो रिस्क। मेरे को ओबेसिटी है हाई रिस्क, ओबेसिटी मैंने कम कर ली लो रिस्क। मेरे को अस्थमा है हाई रिस्क, मैंने कंट्रोल कर लिया लो रिस्क। इसका मतलब है आप अपना रिस्क निकाल के साथ साथ उसे कम भी कर सकते हैं। अगर आपकी डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है हाई रिस्क, फटाफट 10 दिन में कंट्रोल कर लीजिए। मोटापा है आपका, नेक्स्ट 15 दिन में 4 किलो वजन कम कर लीजिए। तो सबसे पहले एम आई एट रिस्क, मेरे को कोई स्टेरॉइड तो नहीं ले रहा, किडनी ट्रांसप्लांट तो नहीं हुआ, कैंसर की दवाई तो नहीं ले रहा। सबसे पहले व्हाट इज माय रिस्क। दूसरा, फिर निकालिए मेरे पार्टनर का रिस्क कितना है, मेरी पत्नी या पति का रिस्क कितना है, उसका निकालिए। फिर मेरे घर में बच्चों का रिस्क कितना है, फिर मेरे घर में बुजुर्गों का रिस्क कितना है। जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है वो हाई रिस्क है। ये रिस्क आपने कागज पे निकाल लिया। अब देखिए कि मेरा जिस घर में रह रहा हूं उस घर के एनवायरनमेंट का रिस्क कितना है। वो तो आप कम कर सकते हो, आप किसी की उम्र तो कम नहीं कर सकते। तो जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हो, मैं उसमें रिस्क कम कैसे करूं। सबसे पहले मैं ड्राइंग रूम में बैठ रहा हूं, तो ड्राइंग रूम में जब खाना खा रहा हूं तो यहां और यहां बैठ के खा रहा हूं कि सारे लोग यहां बैठ रहे हैं।
अगर लोग आसपास बैठेंगे फेस टू फेस हाई रिस्क, चारों लोग ऐसे बैठ जाएंगे तो लो रिस्क, घर का हेड यहाँ बैठ जाएगा, यहाँ बैठ जाएगा, सामने कोई नहीं बैठेगा तो लो रिस्क। अगर मेरे घर में एसी आ रहा है, उसका वेंट मेरे सर पे आ रहा है तो हाई रिस्क, मैंने एसी को ऊपर कर दिया तो लो रिस्क, उसकी हवा मेरे पे नहीं आ रही। अगर मेरा एसी पीछे से आ रहा है, मेरे आगे कोई नहीं बैठेगा, और अगर एसी मेरे सामने से आ रहा है तो एसी के और मेरे बीच में कोई नहीं बैठेगा, लो रिस्क हो गया। अगर कोई मेरे घर में ऑफिस है मेरा, अगर वो कोई भी आदमी मेरे पास में 6 फीट के डिस्टेंस मेंटेन कर सकता है तो लो रिस्क, और अगर 6 फुट का डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर सकता तो हाई रिस्क। सो मेरे घर में मेरे को कैलकुलेट करना है मेरा रिस्क हाई है कि लो है। फिर मैंने निकालना है जिस व्हीकल में मैं जाऊंगा वो हाई रिस्क है कि लो रिस्क है। अगर ड्राइवर के साथ जा रहे हो तो हाई रिस्क, क्योंकि ड्राइवर के साथ में तो 6 फीट का डिस्टेंस, इतनी बड़ी तो गाड़ी नहीं है कि 6 फीट का डिस्टेंस हो जाए। अगर गाड़ी में एसी चालू है तो हाई रिस्क, गाड़ी की खिड़कियां खुली हुई है तो लो रिस्क, गाड़ी का एसी अगर रिसर्कुलेट हो रहा है तो हाई रिस्क, अगर वेंटिलेट हो रहा है तो लो रिस्क। अब मैं ऑफिस पहुंच गया, ऑफिस में मेरा रिस्क कितना है, पर स्क्वायर फीट 100 स्क्वायर फीट का एरिया है तो लो रिस्क, अगर 100 स्क्वायर फीट में ज्यादा तो लोग बैठ रहे हैं तो हाई रिस्क। अगर मेरे को रास्ते में पेट्रोल डलवाना है, अगर मैं उसको बोल रहा हूँ कि 10 लीटर पेट्रोल दे दे तो हाई रिस्क, अगर मैं बोल रहा हूँ कि 2000 रुपए का पेट्रोल दे दे तो लो रिस्क, क्योंकि 2000 रुपए में अब आप रुकोगे नहीं, वो गिरेगा। 2000 का नोट दिया, पेट्रोल ले लिया। अगर आपने बोला कि मेरे को 10 लीटर पेट्रोल दे दे तो वो चेंज वापस देगा, तो आपको 2 मिनट एक्स्ट्रा लग गए। अगर आप सब्जी खरीदने जा रहे हो, बोल रहे हो 1 किलो आलू दे दे तो हाई रिस्क, उसको बोले 100 रुपए के आलू दे दे, ये 100 रुपया तो लो रिस्क, क्योंकि अब वो आप उससे पैसे वापस नहीं ले रहे। नाउ यू हैव टू कन्वर्ट कि मेरे रिस्क कितने हैं, हर मूवमेंट पे रिस्क कितने हैं, और मैं उस रिस्क को कम कैसे कर सकता हूं। दैट्स ऑल। आपको हर लेवल पे, हर जगह पे आपने रिस्क देखना है कि मेरा रिस्क मैं लो से हाई से लो कैसे करूं। अब जैसे मेरे घर में बुजुर्ग हैं, 65 साल के बुजुर्ग हैं, मैं उनको अपने साथ खाना नहीं खिलाऊंगा क्योंकि मैं हाई रिस्क हूं, वो भी हाई रिस्क है, मेरी पब्लिक मीटिंग हो रही है, और अगर मैं उनसे बात करूंगा तो चरणों में बैठ के बात करूंगा, फेस टू फेस मीटिंग नहीं करूंगा। अगर वो हाई पेडेस्टल पे है, मैं नीचे हूं, और दोनों का फेस टू फेस मीटिंग नहीं है तो इन्फेक्शन नहीं है। सो कन्वर्ट एवरी रिस्क इनटू लो रिस्क, और नहीं रिस्क लो होता तो डबल मास्किंग। आप फेस शील्ड लगाओ और मास्क लगाओ। मास्क जो मोदी जी ने बोला मास्क, वो आम जनता के लिए है, आप लोगों के लिए नहीं है। मोदी जी ने जो बोला कि वो गमछा लगा लो और सिंपल मास्क पहन लो, वो आम जनता के लिए है। आपको 3 लेयर्ड मास्क चाहिए, अच्छा वाला, कंफर्टेबल, नॉन मेडिकल, 3 लेयर्ड मास्क। बाहर की जो लेयर है वो हाइड्रोफोबिक होनी चाहिए, वो वाटर रिपेलेंट होनी चाहिए। अंदर की लेयर वाटर एब्जॉर्बेंट होनी चाहिए, हाइड्रोफिलिक होनी चाहिए, और बीच में एक कोई भी टिश्यू पेपर या फिर उसके अंदर में फिल्टर होना चाहिए। क्योंकि हम सब लोग यहाँ पे, मैं मेजॉरिटी और देख रहा हूँ, वो सारे के सारे या हाई रिस्क निकलेंगे, या किसी को ब्लड प्रेशर होगा, या डायबिटीज होगी, या ज्यादा उम्र के लोग होंगे। सारे लोग जो डायबिटिक हैं, ओबेसिटी है, हाई रिस्क है, उनके लिए मेडिकल मास्क या 3 लेयर्ड मास्क पहनना है हमारे को। अब सो कन्वर्ट हाई रिस्क इनटू लो रिस्क, नंबर 1। नंबर 2, फिर भी हो गया वायरस, सो व्हाट। सो माय आंसर इज सो व्हाट। द रीजन बीइंग मोर्टेलिटी इज सो लो। अगर कोई बोलेगा कि वो फलाने घर में कोरोना हो गया, सो व्हाट। मेरे पड़ोस में कोरोना हो गया, सो व्हाट। सो व्हाट का मतलब है चिंता नहीं, ये तो होना ही था, 50% लोगों को होगा। हम लोग यहाँ जितने लोग बैठे हैं, 225 लोग, कम से कम 100 लोगों को कोरोना होगा। माय आंसर इज सो व्हाट। अच्छी बात है, हो जाए तो निवृत्त हो। 9 दिन की, 9 दिन का, इतने दिनों का हमने लॉकडाउन किया, 9 दिन का और कर लेंगे। अब तो डेफिनेशन भी चेंज हो गई है, क्योर की दोबारा टेस्ट कराना नहीं है, 9 दिन गुजर गए, आप क्योर हो गए अंडर द न्यू डेफिनेशन। हो जाता है तो सो व्हाट, लेकिन हम लॉटरी नहीं चाहते ना।
हम चाहते हैं उस 100 में से एक हमारी लॉटरी ना निकलेगी, यमराज आके हमारी लॉटरी निकाल दे, वो हम नहीं चाहते। तो इसलिए हमारे को घर में SpO2 मॉनिटर रखना है। ये SpO2 मॉनिटर है जो हर घर में होना जरूरी है। जैसे BP का इंस्ट्रूमेंट होता है, ये SpO2 का मॉनिटर है। ये जो बीमारी किसी को मार रही है तो एक ही चीज से मार रही है, वो है उसका ऑक्सीजन लेवल कम कर रही है। नॉर्मली जब ऑक्सीजन कम होगा तो आपको कंफ्यूजन होगा, हेडेक होगा, इरिटेबलनेस होगी, इसमें नहीं होगा। इसलिए हम इसको बोलते हैं वॉकिंग डेड। वॉकिंग डेड का मतलब है आप अस्पताल जा रहे हो, डॉक्टर से बात कर रहे हो, बोले चल के जा रहे हो और वो ऑक्सीजन चेक कर रहा है 50 है, मतलब वो मरने वाला है लेकिन वो कहता है मैं तो ठीक हूं। इसे बोलते हैं वॉकिंग डेड। ये अगर हमने पकड़ लिया और पहचान लिया तो हमारी लॉटरी नहीं निकलेगी। जिन जिन लोगों ने ये आइडेंटिफाई कर लिया दैट हाइपोक्सिया इज द ट्रिगर पॉइंट फॉर लॉटरी, क्योंकि वो लॉटरी सिर्फ उनकी निकालता है जिनका ऑक्सीजन लो होता है। और अगर मैंने पकड़ लिया ऑक्सीजन लो है और टाइम पे ऑक्सीजन चालू कर दिया, आई एम ओके, आई कैरी नो रिस्क। इसका पता कैसे लगा? इसका पता लगा इटली में। इटली के अंदर में इतने लोग मरने चालू हो गए, इटली में इतने लोग मरने चालू हो गए कि वेंटिलेटर खत्म हो गए। जब वेंटिलेटर खत्म हो गए तो उन्होंने वेंटिलेटर के बदले सिंपल ऑक्सीजन चालू कर दी। तो उससे क्या हुआ? लोग बचना चालू हो गए। इसका मतलब है वेंटिलेटर इज नॉट द आंसर। इंडिया के अंदर में भी जब मैंने सब डॉक्टरों से बात करी, दे सेज 85% पीपल ऑन वेंटिलेटर आर डाइंग। ये इंफॉर्मेशन बेनीवाल जी देंगे जब वो बताएंगे सफदरजंग का क्या एक्सपीरियंस है। मेन ट्रीटमेंट इज ऑक्सीजन। अगर आप अस्पताल जाने से पहले लो ऑक्सीजन को पकड़ लो और ऑक्सीजन चालू कर दो और ऑक्सीजन लेके अस्पताल जाओ, तो वो जो आपको 2 घंटे ऑक्सीजन के एक्स्ट्रा मिल गए वो आपको बचा देंगे। अस्पताल में भी आपको सिर्फ ऑक्सीजन ही देंगे, वो फ्लो 5 से 10 लीटर कर देंगे, हाई फ्लो नेजल कैनुला लगा देंगे, बाईपेप लगा देंगे। वेंटिलेटर तो 100 में से 2-3 को ही लगेगा, और जिसको लग गया उसमें से 85% लोग चल देंगे। वो लॉटरी वाले हैं, जिनकी लॉटरी निकलेगी उनको वेंटिलेटर पे जाएंगे। सो याद सिंपल एक चीज रखिए कि अगर आपको कोरोना सस्पेक्टेड है, मतलब आपको बुखार है, हल्का खांसी है, गले में खराश है, आपको टेस्ट चला गया, आपकी स्मेल चली गई, अगर आपकी, या आप कह रहे हो मेरे को बहुत थकान लग रही है, इनमें से कोई भी सिम्टम है तो दिन में 3 बार नापना चालू कर दो। रिपोर्ट आए ना आए, पॉजिटिव आए नेगेटिव आए, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिपोर्ट 100 में से 30 लोगों में नेगेटिव आएगी और आपको कोरोना होगा। सो आज के दिन में अगर आपको खांसी है, बुखार है, हल्का बुखार 99 वाला, या आपको लग रहा है फीवर लग रहा है, नापा तो नहीं है, साथ में खांसी है, गले में खराश है, या टेस्ट खराब हो गया है, स्मेल खराब हो गई है, या लूज मोशंस आपको आ गए हैं, तो समझ लीजिए ये कोरोना के लक्षण है। इसको मैं बोलता हूं, अभी तक आपने नाम सुना होगा ILI, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस। हम इसको अब बोलते हैं कोविड लाइक इलनेस, CLI। ILI के बदले CLI। ये इन्फ्लुएंजा नहीं है, ये कोविड लाइक इलनेस है। इसमें टेस्ट नेगेटिव भी आए तो कोई चिंता नहीं। इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस में ये लेके नहीं घूमते, कोविड लाइक इलनेस में आप इसको लेके घूमोगे। अगर ऑक्सीजन लो हो गया, ऑक्सीजन चालू रखो, घर घर में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगा के रखो, और उसके बाद में अस्पताल में फोन करो, फिर एक दूसरे की जान पहचान निकालो। किसकी जान पहचान है, जल्दी बेड करा देगा। उसके लिए आपको 6-8 घंटे लग सकते हैं। वो 6-8 घंटे में अगर आपको ऑक्सीजन मिल गई तो हम दूसरा जन्म जल्दी नहीं लेंगे। तो मैं डॉक्टर बेनीवाल जी और मेरे मोहसिन वली जी जो मेरे गुरु हैं, इन सब की तरफ से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हम नहीं चाहते हमारे में से कोई बलि का बकरा बने,
और हम अपने आप को जल्दी पकड़ के बचा सकते हैं। आई एम ट्राइंग टू से इज वी शुड नाउ डू ए ऑडिट कि कोई भी आदमी मरना क्यों चाहिए। मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूं क्योंकि दो वक्ताओं ने और बोलना है, और मेरे बॉस एसएस अग्रवाल जी को अगेन से चरण स्पर्श, और मैं चाहूंगा कि बाकी दो लोगों को मैं सुनूं, और आखिरी में कोई सवाल होगा तो मैं खुशी से देना चाहूंगा। धन्यवाद के अग्रवाल साहब। आपने जो ओरिएशन जो आपका है, मैं कह रहा हूं कि इससे ज्यादा ओरिएशन किसी को इनको मिल नहीं सकता है कि किस प्रकार से अपनी रिस्क कमती कर लें और हम बचे रह सकें। आपने इसी प्रकार रोड जो एक्सीडेंट्स होते हैं और रोड के ऊपर जो गिर जाते हैं उनको बचाया है, और इसी प्रकार आप इसके अंदर भी आप बचाएंगे। मेरा डॉक्टर साहब, एक जयपुर से अपने डॉक्टर PR गुप्ता हैं जो एक्सपर्ट कमेटी ऑफ कोविड में राजस्थान गवर्नमेंट में हैं, वो डॉक्टर के अग्रवाल से कुछ पूछना चाहते हैं। मैं अभी यहाँ पर हूँ। हाँ अशोक जी, मैं अभी हूँ यहाँ पे। अच्छा, तो बात करें साहब, लास्ट में क्वेश्चन आंसर कर लें लास्ट में। हाँ जी ठीक, ओके डॉक्टर। ऐसा ठीक है सर, ठीक है। अशोक जी, आप तो एम्बेसडर ऑफ युगांडा और एम्बेसडर ऑफ कॉमरोस यहाँ पे हैं। हाँ, मैं जब 3 स्पीकर्स होते हैं तो क्वेश्चन लास्ट में होने चाहिए। लेट अस गिव जस्टिस टू एवरीबॉडी। ओके डॉक्टर साहब, 1 मिनट में डॉक्टर SS अग्रवाल साहब 1 मिनट लेना चाहूंगा। आई वेलकम हिज एक्सीलेंसी KL गंजू जी, एम्बेसडर ऑफ कॉमरोस, ऑन दिस वेबिनार। सर, वी आर ग्रेटफुल टू यू फॉर योर प्रेजेंस। I welcome His Excellency Miss Grace Alkali, Ambassador of Uganda, on this webinar. Your presence has motivated us and we are grateful to you. Thank you. डॉक्टर साहब, आप आगे बढ़े। डॉक्टर SS अग्रवाल। नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहसिन वली साहब का इस वेबिनार के अंदर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मेरा मोहसिन वली साहब से काफी मेरा साथ रहा है, और आप सब लोगों को जानकारी देना चाहता हूं कि मोहसिन साहब यंगेस्ट फिजिशियन थे जो कि राष्ट्रपति के 33 साल की उम्र में भारतवर्ष के राष्ट्रपति जी के पर्सनल फिजिशियन बने, और यही एक ऐसे डॉक्टर हैं जो कि कंटिन्यूअस 3 राष्ट्रपतियों के लगातार फिजिशियन रहे हैं। आपने जीनेटिक मेडिसिन के अंदर भी बहुत कार्य किया है। आप पद्मश्री से भी 2007 के अंदर नवाजे गए हैं, और इसके अलावा भी आप सूफी जो एक पूरी की पूरी गान और सूफी परंपरा है उसके भी आप बड़े पोषक रहे हैं। मैं आपको इस वेबिनार के अंदर आमंत्रित करता हूं, और सभी जो यहाँ पर उपस्थित हैं उनका आप ज्ञानवर्धन करेंगे। मोहसिन वली साहब। नमस्कार, सबको मेरा सादर नमस्कार और शाश्वत प्रणाम। जय जिनेंद्र। डॉक्टर SS अग्रवाल साहब, मैं आज आप लोगों के बीच में गौरव गुप्ता जी के तत्वाधान में कराई जा रही, उनकी कोशिशों से कराई जा रही इस वेबिनार में अपने को आकर बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। और इससे पहले कि मैं कुछ और बोलूं, डॉक्टर के अग्रवाल जी ने एक शब्द यूज किया, गुरु तो वो होता है जो ज्ञान देता है। तो के अग्रवाल जी ने जो ज्ञान दिया है वो अविस्मरणीय है, तो इस हिसाब से वही मेरे गुरु हुए। अंतरराष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन का मैं हिस्सा बना, इससे बड़ी मेरे लिए सुखदाई कोई बात नहीं हो सकती, और मैं अपने को आप सबके परिवार का एक हिस्सा समझता हूँ। और मैं इस समय
बहुत गर्व से यहाँ आके आप लोगों के चरणों में बैठा हूँ। आपने मुझे अपने चरणों में स्थान दिया है। डॉक्टर के अग्रवाल और डॉक्टर आर के बेनीवाल साहब के साथ मुझे इस लायक समझा है, उसका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देता हूँ शकू भैया। तो ये एक बहुत बड़ा आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और खास तौर से अशोक अग्रवाल जी हमारा सेशन ले रहे हैं। एक बात कहूंगा शुरू में, भगवान श्री राम से हम लोग आईवीएफ वाले दो प्रकार से जुड़े हैं। एक तो हम लोगों की रामलीला होती है अपनी, और दूसरा हमारा जो भवन है उसका नाम भगवान श्री राम के नाम पे श्री राम भवन है। मुझे अभी पढ़ के बहुत इससे उत्साहित हुआ मैं। अभी डॉक्टर के अग्रवाल जी ने जो जो बातें बताई वो बहुत सही बातें बताई। शेयर मैं थोड़ी देर के लिए आप लोगों को कुछ विजुअल्स दिखाना चाहूंगा, तो उसकी मैं परमिशन मांग रहा हूं शेयर स्क्रीन की। डॉक्टर साहब एक सेकंड में कर रहा हूं जी। तो तब तक मैं आपको और सादर सबको नमन करता हूं जितने विदेश से लोग जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब आप और स्क्रीन शेयर कर हम एक्सेप्ट कर लेंगे जी। उधर का इंटरनेट कनेक्शन आज कुछ बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है इस समय, सब लोग नेटफ्लिक्स पे पिक्चर्स देख रहे हैं। तो आजकल इसकी जो परफॉर्मेंस है बहुत खराब हो गई है, और इसकी स्पीड होते हुए भी मेरे पास 3 कनेक्शन है, तीनों में ये व्यथा आ रही थी। फर्स्ट राइट आप डॉक्टर साहब स्क्रीन शेयर करें, मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा साथ साथ। जी जी प्लीज। जी मैंने स्क्रीन शेयर का आपसे परमिशन मांगी। तो ये जो कोविड के बारे में इतना डर फैला हुआ है और इतनी इस पे सियासत हो रही है, हम लोग इससे भी बहुत परेशान हैं। और अक्सर हमको डॉक्टर अग्रवाल साहब को ऐसे डिस्कशन में लोग खींच डालते हैं, तो कई बार बड़ा अनकंफर्टेबल सा हो जाता है। तो खैर जाते हैं हम लोग, उनकी समस्या का समाधान करके आते हैं। प्ले। सो इसमें ये होता है कि जो सच्चाई है, जैसे अभी डॉक्टर अग्रवाल साहब ने एक बड़ा गुरु मंत्र दिया कि ये कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है, इसमें से कोई हमें प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। और मैं ज्यादा तफसील से नहीं जाऊंगा। ये जो कोविड वायरस है ना, इसकी जो हिस्ट्री है बहुत अच्छी नहीं है। ये नहीं है, दूसरा है। इसमें जैसे कि अभी सिम्टम्स बताया डॉक्टर साहब ने, गले के सिम्टम और ड्राइनेस वगैरह, तो ये सब दूसरा वाला है प्रेजेंटेशन। तो ये सब होते हैं, सबको होते हैं। अच्छा, शुरू में हम लोगों को पता नहीं था, तो कुछ जैसे जैसे खबरें आती रही, स्टॉप, तो वैसे वैसे हम लोगों को पता चलता रहा। सबसे अच्छी बात ये पता चली कि ये बीमारी खतरनाक नहीं है। लेकिन एक चीज सबको ध्यान में रखनी चाहिए कि हम लोग सब जितने उनका कुछ एरर आ गया मेरे ख्याल, दोबारा ज्वाइन करेंगे। अशोक जी परमिशन हो तो एक्सीलेंसी से सुन ले। गौरव जी क्या बोल रहे हैं आप, प्लीज। हाँ, मेरे को लग रहा है कोई एरर आ गया, दोबारा कनेक्ट करेंगे। वली साहब बीच में डिस्कनेक्ट हो गए, तो इस बीच में हम अपने हिज एक्सीलेंसी, यस, we can invite him, Ganju ji, His Excellency Ganju ji from Ambassador of Comoros. He can address. Yes. Mr. K. Ganju, you are requested to please unmute. All right. Can you listen? Yes, yes, please. All right. Firstly, thank you very much for inviting me to this wonderful, informative webinar. Dr. K. Agarwal ji ने इतने अच्छे तरीके से समझाया कि हमें इस पोस्ट लॉकडाउन पीरियड में अपने आप को कैसे कंडक्ट करना चाहिए। मेरे 2 बड़े सिंपल से सवाल हैं।
आई थिंक मैं सवाल अभी कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ शायद, बिकॉज अगर तीनों एक्सपर्ट बोलते उसके बाद सवाल उठे तो ज्यादा अच्छा था। लेकिन मैं इस वक्त सिर्फ इतना बोलूंगा कि डॉक्टर के अग्रवाल साहब ने इतने अच्छे तरीके से हमें ये सब समझाया है, अगर हम उसको ग्रंथ मान के उसके ऊपर एक्ट करना शुरू कर दें तो मैं समझता हूं कि इस समस्या से हम बड़ी जल्दी निजात पा सकते हैं। ये बात सच है कि जितना ज्यादा लोगों को ये जल्दी से जल्दी हो जाएगा, बिकॉज लाइक द death rate is just below 3%. 3% is also a very big percentage, but at the same time, in a period of pandemic where people are dying in thousands and somewhere in lakhs also, it is a very serious issue. But at the same time, if we can maintain it within 3% and more people get this infection, so that the herd immunity is there and therefore one can be safe for the future. So since I am not a medico, so therefore I will not go into that. But at the same time, I will thank Dr. Agarwal once again for giving us tips how to protect ourselves, and thank you very much for that. But I have 2 questions which I'll raise at the end of and all the experts have spoken. Thank you, sir. Thank you, His Excellency. I now invite Ms. Grace to address the gathering. Ms. Grace, please. Excellency, can you hear us? Okay. गौरव जी अनम्यूट करेंगे एक्सेलेंसी। नहीं, उनको ऑडियो में आपका शी इज ट्राइंग टू कनेक्टिंग ऑडियो राइट नाउ। हाँ, शी इज ट्राइंग टू कनेक्ट। जब तक मैं बता दूं कि 3% जो डेथ रेट है ये इन्फेक्टेड पर्सन की है। अगर अपन जनरल पॉपुलेशन के अंदर ले लेते हैं तो ये डेथ रेट जो है वो और भी कमती और पॉइंटों के अंदर चली जाएगी। जो इन्फेक्टेड पर्सन्स हैं, जो कि इन्फेक्टेड हुए हैं, उनके अंदर ये डेथ रेट है। इसलिए अपन को इसके बारे के अंदर घबराना नहीं चाहिए। दूसरा, इससे संक्रमित केवल हम एक ही से हो सकते हैं और वो है नाक और मुंह से हमारे ये वायरस अंदर जा सकता है, उसके कारण संक्रमित हो सकते हैं, इन्फेक्टेड हो सकते हैं। हमको उससे अपने आप को बचाना है, ये एक मूल मंत्र है जो कि अपन सबको ध्यान रखना है। आगे क्या है अशोक जी? डॉक्टर साहब, वो डॉक्टर वली का कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। अच्छा, तो हम डॉक्टर बेनीवाल को हम ले सकते हैं। हाँ, तो फिर पहले बेनीवाल साहब को ले लेते हैं। हाँ, प्लीज गो अहेड। डॉक्टर हाँ जी, नमस्कार। डॉक्टर बेनीवाल साहब का मैं बहुत बहुत इस वेबिनार के अंदर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप रिप्लेसमेंट एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन, आर्थोस्कोपिक सर्जन हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स, सफदरजंग हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली के अंदर। आप इस महामारी के टाइम में आपका जो अस्पताल है, उस अस्पताल के अंदर आपने जिस प्रकार से इस महामारी से लोगों को बचाया है और उसके अंदर कार्य किया है, तो उसके अनुभव और हम सब उससे और भी ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे, जान पाएंगे कि हम सबको आपका जो उद्बोधन है वो आप करें। डॉक्टर बेनीवाल साहब। नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य फेडरेशन के इस वेबिनार में मुझे आमंत्रित करने के लिए सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद। और मैं मेरे से उम्र में बड़े और उम्र में बराबर को सबको नमस्कार और चरण स्पर्श करता हूं। और संक्षिप्त में मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि काफी टाइम हो चुका है, जैसे डॉक्टर के अग्रवाल साहब ने बताया कि अगर हमारी पॉपुलेशन ज्यादा इन्फेक्ट हो जाए तो अच्छा है। वो उन्होंने इस संदर्भ में कहा है कि अगर हमारी पॉपुलेशन 50 to 60% इन्फेक्ट हो जाती है तो हमारे अंदर हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है।
जो हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो डेवलप हो जाती है, तो उससे अपने आप ही रोग फिर ठीक होने लग जाता है। तो इन्फेक्शन होना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप इन्फेक्ट हो गए हो इससे, तो इसमें कोई बड़ी बुरी बात नहीं है। इसमें इन्फेक्शन होना और बीमारी होना दो अलग अलग चीज है। आप इन्फेक्शन हो गया है तो इसका मतलब आपके कोरोना है, और अगर आपके सिम्टम होने के बाद बीमारी पैदा होगी तो वो कोविड है। इसमें हमें समझना है कोरोना और कोविड में क्या डिफरेंस है। तो कोरोना इन्फेक्शन हो गया तो जरूरी नहीं है कि कोई लक्षण आएगा, इसमें कोई सिम्टम आएगा। हमारी इम्यूनिटी कई बार इतनी अच्छी होती है, वो डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन। उसमें जरूरी नहीं है कि हमारे सिम्टम आए, लक्षण आए। और धीरे धीरे 14 से 21 दिन बाद में हमारी इम्यूनिटी इतनी अच्छी है कि लक्षण आए बिना और हम नेगेटिव हो जाते हैं, और हमारे अंदर एंटीबॉडी बन जाती है। एंटीबॉडी बनने से आगे हमारे अंदर कोरोना नहीं होगा। तो जो डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर के अग्रवाल जी ने, कि अगर मैं तो चाहता हूं कि हम इन्फेक्ट हो जाएं, तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपका डर निकल जाए। इस महामारी के टाइम में सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि लोगों में फियर है, भय है, क्योंकि लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। और मीडिया ने जो जिस तरह की जानकारियां दी हैं, जो उससे लोगों में भय व्याप्त हो गया है। तो उसमें अगर हमारे इन्फेक्शन हो जाता है तो वो, अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, मतलब कुछ, सब में तो नहीं, लेकिन कुछ इम्यूनिटी अच्छी है, तो उनके लिए अच्छा है, क्योंकि उनमें एक बार इन्फेक्शन हो गया और लक्षण भी थोड़े से पैदा हुए या ना भी हुए, तो उसमें एंटीबॉडी बन गई। एंटीबॉडी बन गई तो उसमें हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता आ गई। रोग प्रतिरोधक क्षमता आ गई तो दोबारा होना जो कोरोना है वो चांस बहुत कम है। हालांकि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये जो वायरस है इसमें म्यूटेशन बहुत ज्यादा हो रहा है और अलग अलग रूप ये बदल लेता है। तो कुछ बहुत ही कम, 1-2 केसेज में दोबारा भी ये हुआ है। दूसरा जो मैं उसके ऊपर जो थोड़ा क्लेरिफाई कर देता हूं, जैसे के अग्रवाल साहब ने बताया कि ये पल्स ऑक्सीमीटर एक चीज है, वो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। आपके पास में पल्स ऑक्सीमीटर रहना चाहिए। पहले तो सबसे पहले आपको ये ऑब्जर्व करना है कि मेरे कोई सिम्टम आया क्या। मेरे सबसे पहले इन्फेक्शन होने के, संपर्क होने के 5 से 7 दिन के अंदर अंदर बुखार आएगा, फीवर आएगा, और फीवर है वो 99, 100, 101, 102 तक आ सकता है, और ड्राई कफ भी आ सकता है, खांसी भी आ सकती है, और उसके बाद में सांस में तकलीफ होना भी आ सकती है। वो उनमें ज्यादा आएगा जिनके ऑलरेडी फंक्शन, लंग के फंक्शन कंप्रोमाइज्ड हैं, उनमें ज्यादा चांस है। तो उस समय हमें ये देखना है कि पल्स ऑक्सीमीटर हमें साथ में रखना है। उसको हमें फिंगर में लगाना है, टिप पे, फिंगर में। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, ये ऐसा पल्स ऑक्सीमीटर होता है, वो ऐसा, इस तरह का। ये इसके अंदर फाइंडिंग आ जाती है और फिंगर में लगाते हैं। SpO2 जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो अगर 94 या 92 के नीचे है तब हमें थोड़ा सा सोचना है। अदरवाइज 99, 98, 97, 94 तक कोई परेशानी की बात नहीं है। 90 से नीचे है तब हमें अस्पताल की तरफ जाने का सोचना है, अदरवाइज नहीं सोचना है। दूसरा, हम ऑक्सीजन सेचुरेशन को वैसे भी बढ़ा सकते हैं। हम अगर डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे और प्राणायाम करेंगे, ऑक्सीजन को ज्यादा अंदर लेंगे और गहराई तक लेंगे और फिर उसमें छोड़ेंगे, तो उससे हमारा ऑक्सीजन सेचुरेशन इंप्रूव हो सकता है। इसके साथ मैं ये बताना चाहूंगा कि इन्फेक्शन तो मान लो हो गया,
अब इन्फेक्शन ना हो उसके रोकने के लिए हमें इम्यूनिटी बूस्ट करनी चाहिए कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो। क्या तरीके हम अपना सकते हैं जिससे हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो? इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए सबसे पहला आता है बैलेंस्ड डाइट। डाइट हमारी बैलेंस्ड होनी चाहिए। बैलेंस डाइट का मतलब है जिसमें सारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट तीनों चीजें हो, और मिनरल्स हो, ट्रेस एलिमेंट हो, वाइटामिन्स हो, जैसे जिंक है, सेलेनियम है, फेरिक है, कॉपर है, फोलिक एसिड और विटामिन ए है, विटामिन B6 और विटामिन सी और विटामिन ई। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें विटामिन सी है और विटामिन ई है, क्योंकि विटामिन सी है वो साइट्रस फ्रूट में मिलती है। तो जैसे नींबू है, संतरा है, मौसमी है, किन्नू है, माल्टा है, ये सारे साइट्रस फ्रूट है, उसमें विटामिन सी बहुत प्रचुर मात्रा में है। और सबसे ज्यादा विटामिन सी है वो आंवला में है। आंवला सबसे ज्यादा विटामिन सी में होता है। लेकिन आंवला को खाने का भी एक तरीका है। आंवला मेटल के कांटेक्ट में आने से उसकी विटामिन सी ऑक्सीडाइज हो जाती है। तो बेटर ये रहता है कि आंवले को अगर आप लकड़ी के पात्र में और कद्दूकस करके और खा लो। अगर आप मुरब्बा बनाते हो तो भी ठीक है, या फिर आप दूसरे तरीके से खाते हो तो भी ठीक है, लेकिन सबसे जो बढ़िया तरीका है वो यही है कि आप एकदम कच्चा आंवला और कद्दूकस करके लकड़ी के पात्र में फिर खा लो। एक बार आपको खारा लगेगा, शुरू में थोड़ा सा कड़वा लगेगा, लेकिन वो ही बाद में मीठा लगने लग जाएगा, स्वीट। और जो इम्यूनिटी बढ़ाने का है वो गुड स्लीप, आपकी नींद है वो डीप स्लीप होनी चाहिए, और कम से कम 5 या 6 घंटे की नींद उम्र के हिसाब से होनी चाहिए। जो लोग 50 से ऊपर के हैं उनमें 5 या 6 घंटे सफिशिएंट है, और जो उसके नीचे हैं उनमें 7 घंटे 8 घंटे तक भी आवश्यकता पड़ती है। और इसके साथ साथ में आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप कूल एंड काम रहते हो तो आपकी इम्यूनिटी ठीक रहेगी। अगर आपको गुस्सा आता है, एंगर आता है, आप विचलित हो जाते हो, थोड़ी सी बात कहते ही कोई हलचल में आ जाते हो, तो आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, वो हमारी इम्यूनिटी को डाउन करती है। तीसरी बात, अगर आप स्ट्रेस में रहते हो, कोई भी वर्कलोड है, स्ट्रेस है, स्ट्रेस तो आपको लेना ही नहीं चाहिए। कितना भी वर्कलोड हो, आप सहज भाव से काम करना है, आपको पीसफुल स्टेज में रहना है। चाहे दुनियादारी में कुछ भी होता रहे, इधर से उधर कुछ भी हो, लेकिन आपको ये मानना है कि ये तो नियति का है, ये तो डेस्टिनी है, ये तो होना ही है, कोई बात नहीं, हमें प्रयास करना है, हमें एफर्ट करना है। इस तरह से हम अगर करते रहेंगे तो हम शांत चित्त और प्रसन्न चित्त रहेंगे, और उससे हमारी इम्यूनिटी भी बूस्ट ही होगी। चौथा, इसमें इम्यूनिटी के लिए फ्रेंड सर्किल का होना जरूरी है। जैसे हम अभी वेबिनार कर रहे हैं और हमारे अंदर बहुत ही फियर और फोबिया आया हुआ है, सब लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। मेरे पास कम से कम दिन में 10 फोन आ जाते हैं, डॉक्टर साहब ये क्या हो रहा है, क्या करें, इसमें कैसे बचने का तरीका है, क्या करें। तो मैं सबसे पहले ये गौरव गुप्ता जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, अशोक अग्रवाल जी को, कि इन्होंने ये बहुत बड़ा स्टेप लिया है। और इन्होंने ये जो वेबिनार है ये भी स्ट्रेस कम करने का एक बड़ा तरीका है, क्योंकि इसमें फ्रेंड सर्किल, अब कोई भाई नेपाल से बोल रहे हैं, कोई कहीं से बोल रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, कैसे हो, क्या हो, उससे ये सबसे बड़ा स्ट्रेस को अवॉइड करता है और इम्यूनिटी बूस्ट करता है। और बाकी जो खाने की चीजें हैं जो हम ध्यान नहीं देते हैं, हमारे मसाले, प्राचीन भारतीय मसाले, मसालों के अंदर इतना न्यूट्रिएंट भरे पड़े हैं, हमें ध्यान ही नहीं है। जैसे मसालों में धनिया है, कोरिएंडर है, हल्दी है, टर्मरिक जिसमें करकुमिन होता है, उसके तो इतने गुण हैं, इतने फायदे हैं। आजकल गोल्डन मिल्क की बात करी जा रही है आयुर्वेदा में, जो है कि आप गोल्डन मिल्क, हल्दी का दूध पियो, कच्ची हल्दी डाल के, और जीरा है, और लौंग है, इलायची है, काली मिर्च है, ये जितनी, और सिनामोन है, दालचीनी है, वो बड़े फायदेमंद है। तो इनका प्रयोग हम कर सकते हैं, और इस टाइम में पहले नहीं करते हो तो इनको
जो मसाले के अंदर हमारे अंदर है, गिंगर है, अदरक है, वो हम बढ़ा सकते हैं। और इसके साथ साथ में जो जिसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, सब्जियां हैं, फ्रेश ग्रीन लीफी वेजिटेबल और फ्रेश सीजनल फ्रूट्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीजनल फ्रूट होना चाहिए, कोल्ड स्टोरेज का नहीं। और फ्रेश ग्रीन लीफी वेजिटेबल, इसमें आप देख सकते हो ब्रोकली है, ब्रोकली बहुत अच्छा है, रेड बेल पेपर है, लाल शिमला काली मिर्च है, और ये ग्रीन टी है, पपाया है, कीवी है, स्पाइनेच है, मशरूम, योगर्ट और आलमंड भी है। योगर्ट जो दही होता है, दही, उसमें बहुत ज्यादा एंटी वायरल कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, और स्पेसिफिकली ये स्वाइन फ्लू, H1N1, इसमें दही बहुत फायदा करता है, लेकिन ठंडा नहीं होना चाहिए, ज्यादा फ्रीज में रखा हुआ। और इसमें विटामिन B12 भी काफी है, कैल्शियम भी है बहुत ज्यादा। और दूसरा, हमें फ्रिज की रखी हुई आइसक्रीम, ठंडी कोई चीजें अवॉइड करनी है, क्योंकि ये जो है वायरस सबसे पहले गले में आता है। तो टेम्परेचर अगर 26 से ज्यादा है, 28 से ज्यादा है, तो उसमें गले में हम गर्म पानी पीते हैं तो भी काफी फायदा है। और बीच बीच में गर्म जो कॉफी भी ले सकते हैं। और गरारे तो करने ही है, नमक डाल के, थोड़ी सी हल्दी डाल के, और गरारे रात को सोते समय तो सबको करने हैं, चाहे आपके कोई प्रॉब्लम हो चाहे ना हो, कोई सिम्टम आए ना आए, लेकिन पूरा परिवार रात को सोते समय गरारे तो करना ही करना है। और मॉर्निंग सैर करनी है, सुबह की सैर। सुबह आप घबराने की जरूरत नहीं है, आप सैर पार्क में जा सकते हो, मास्क लगा के जाओ, नॉर्मल मास्क लगाओ, और जब कोई भी आसपास ना हो तो मास्क को थोड़ा सा नीचे भी कर सकते हो। और उस समय वहां पे ब्रिस्क वॉक करना है। ब्रिस्क वॉक करने से आपका जो रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन ज्यादा जाएगी फेफड़ों के अंदर, और फेफड़े हैं वो उसकी इलास्टिक रिकॉइल कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और एक्सपेंड ज्यादा होगा, ऑक्सीजन ज्यादा होगी। ऑक्सीजन का इसमें, ऑक्सीजन तो हम ले रहे हैं, लेकिन इस बीमारी में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं, लेकिन जो फेफड़ों से जब खून में जाती है, टिश्यू परफ्यूजन जो ऑक्सीजन का है वो अफेक्टेड हो जाता है, वो कम होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की पोरफायरिन रिंग पे वायरस अटैच हो जाता है, और उस वजह से फेरस और फेरिक आयरन जो पार्टिकल है वो फ्री हो जाते हैं। इससे ब्लड काफी थिक और गाढ़ा हो जाता है, उससे थ्रोम्बोसिस हो जाता है, ब्लड का थक्का जम जाता है। तो इसमें एंटीकोगुलेंट लेना बहुत ही जरूरी है। अगर किसी के थोड़ा बहुत भी सिम्टम आता है और कुछ प्रॉब्लम है, तो जो पहले से एंटीकोगुलेंट ले रहे हैं, क्लोपिडोग्रेल वगैरह या ब्लड पतला करने वाली दवाइयां, उनको लेना चाहिए। और पहले से ले रहे हैं तो कंटिन्यू रखें, और अदरवाइज बाद में अगर प्रॉब्लम है तो एंटीकोगुलेंट का रोल बहुत ज्यादा है। और ऑक्सीजन मास्क से, वेंटिलेटर के ऊपर तो नुकसान है, क्योंकि वेंटिलेटर ट्यूब डालेंगे अंदर, फेफड़े को इंजरी करेगा, लेकिन मास्क से जो ऑक्सीजन देते हैं, ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन देते हैं, वो ज्यादा फायदा करती है। वो ऑक्सीजन कब लेंगे? जब हमारा जो 90 से कम हो जाए सेचुरेशन ऑक्सीजन का, वो हम इससे नाप सकते हैं। ये जो आपको बताया था, जो पल्स ऑक्सीमीटर है, ये अपने साथ रखो। ये बहुत बढ़िया बात बताई के अग्रवाल साहब ने, मैंने भी इसलिए रखा हुआ था कि ये बात मैं बताऊंगा। बाकी जो है, डरने की कोई बात नहीं है, इसमें कॉन्फिडेंस रखें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें, और उसके हिसाब से आप प्रिकॉशन पूरी पालना करें। जैसे अगर आप जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग दोनों जरूरी है, नंबर 1। दूसरा, हैंड सैनिटाइजेशन, बीच बीच के अंदर हाथ को सफाई करना है, साबुन से करो, सैनिटाइजर से करो, क्योंकि कहीं अपना हाथ टच हो गया है और वो हाथ अपने मुंह में लगेगा, नाक पे लगेगा, तो इन्फेक्शन हो जाएगा। तो अगर आपका टच भी हो गया है लेकिन हाथ साफ कर लिया है, तो फिर वो इन्फेक्शन से आप बच जाओगे। और अगर टच कहीं हाथ हो गया है लेकिन आप हाथ लगाओगे नहीं नाक के मुंह के, तो आप बच जाओगे। इसके लिए मास्क भी है। मास्क के 2 डबल यूज है, एक तो मास्क
बाहर की कोई हवा है, इन्फेक्टेड हवा जिसमें पार्टिकल हवा के अंदर ये कम से कम 3 से 8 घंटे तक रहते हैं, वायरस है, वो आपके अंदर नहीं जाएगी। दूसरा, आपका खुद का हाथ भी अगर मास्क लगा हुआ है तो नाक के नहीं लगेगा, आंखों पे नहीं लगेगा, इसलिए वो भी बचाव है। बाकी उसमें जो है सब बता ही रहे, सबको पता ही है सोशल मीडिया में क्या क्या आप कर रहे हो। बाकी समय थोड़ा कम है और उन्हें मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है और बड़ी अच्छी पहल है। इसके बहाने स्ट्रेस कम हो जाता है और इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैं इनवाइट करूंगा हिज एक्सीलेंसी मिस ग्रेस को। मिस ग्रेस, काइंडली एड्रेस द गैदरिंग। मिस ग्रेस। अशोक जी, मैडम ने उनका वॉल्यूम नहीं, ऑडियो नहीं लग पा रहा, उन्होंने मैसेज दिया है। आई वुड रीड आउट द मैसेज। प्लीज आप पढ़ दें। हाँ, शी इज देयर ओनली, वी कैन पुट हर इन अ मेन पिक्चर, मेन फ्रेम। या आप मेन फ्रेम में लिख दो उसको, मिस ग्रेस को। His Excellency Miss Grace. Her Excellency is saying in Uganda we too are struggling with the same issues. The infection rate is going up because Uganda is landlocked and all our supplies are coming trucked by lorries and trailers. Their drivers have been the biggest cause of infection and they are spiking in our cases. But government is trying to curb it and so far the country has not recorded a single death. That is a great thing, Excellency. She thank you, our Prime Minister, Honorable Prime Minister Modi, for having supported Uganda with the drugs to help them with the treatment of the virus. Thank you very much. Thank you, Excellency, for being with us. Thank you, Gaurav ji. I also thank you very much. डॉक्टर एस एस अग्रवाल, डॉक्टर वाली आई थिंक सो लाइन पर हैं, हम उनसे बातचीत कर सकते हैं। डॉक्टर वाली साहब, बस थोड़ा सा मैं समय लूंगा आप लोगों का और मैं ये बताऊंगा कि आज सबके वो लगा दो पावर पर, सबके नहीं म्यूट नहीं अरे बोल रहा हूँ मैं क्यों, सबके मन में एक बड़ा प्रश्न है कि इसका वैक्सीन कब आएगा। बिल्कुल ठीक है। इन पे तमाम वर्ल्ड में रिसर्च हो रही है। उससे पहले ये बताना चाहूंगा कि पता नहीं इसका वैक्सीन आएगा भी कि नहीं आएगा, क्योंकि बड़ा शरारती वायरस है। और इस वायरस का थोड़ा सा मैं अच्छा से एक वीडियो अगर आपको दिखाना चाहूं तो स्क्रीन पे आ रहा होगा। आ रहा है डॉक्टर साहब, स्क्रीन पे आ रहा है। अब वीडियो चलेगा। Hey guys, with the social distancing and stay-at-home orders across the country, seemed like a good time to put together a quick video on the coronavirus and COVID-19. First, let's take a look at a virus. Viruses come in many shapes and sizes, but all have common features. This version is called a head and tail configuration with an icosahedral or prolate head made up of multiple equilateral triangles arranged in a symmetric fashion. The coronavirus, on the other hand, is a spherical envelope with multiple spike-like projections emanating from the viral surface, creating a crown appearance, hence the moniker corona. All our cells in our bodies contain double helix strand of DNA and all the protein-making machinery like ribosomes to allow the cell to function and reproduce. Viruses contain a single or double strand of either DNA or RNA, but have none of the protein-making capabilities and therefore cannot reproduce on their own. They have to infect and utilize our cells to survive and proliferate. Regardless of the viral design, the surface projections, in this case the tail fibers, are designed to attach to specific protein or molecular targets on the host cell surface. Once attached, the virus gains access to the cell and injects its own genetic material into the cytoplasm. The virus genetic code then commandeers the protein-making machinery of the host cell to make new copies of the virus itself, which then bud or break through the host cell membrane to infect a new cell and start the process again. Alternatively, the newly formed viruses can be coughed, sneezed, or defecated from the body, where they enter the atmosphere and can then infect a new host altogether. The coronavirus is a single-stranded positive-sense RNA virus, which we will clarify in a moment. First,
I want to show you how our cells produce the proteins necessary to keep us alive, and then I'll explain the specifics of how the coronavirus uses these tools to replicate and spread itself. As you know, each of our cells contains a central nucleus which holds all our genetic material that makes us who we are. The nucleus sits in the cell cytoplasm along with other cell organelles like lysosomes and ribosomes, all of which are contained by the outer cell membrane. Now, our precious DNA, the blueprint of our entire existence, never leaves the protection of the nucleus, but somehow needs to get its encoded information to the ribosomes in the cytoplasm for protein production. This is done through RNA transcriptase. For clarity, we'll simplify our model, getting rid of the cell membrane and cytoplasm, showing you only the encapsulated nucleus and surrounding organelles. The transcriptase reads the genetic code and produces messenger RNA or mRNA. This genetic template can leave the nucleus and enter the cytoplasm. The ribosome, with a large and small subunit, then reads the messenger RNA, assembling a series of amino acids into a... ये जो साइंटिस्ट है इसने सबसे पहली बार शक जाहिर किया था कि ये वायरस प्योर वायरस नहीं है, इसके अंदर HIV का और मलेरिया का सत्य है। तो मैं इसको आमतौर पे जब लोगों को समझाता हूँ कि क्यों खतरनाक है कुछ लोगों में, तो मैं कहता हूँ ये वायरस की चटनी है। हालांकि इसकी बात को बहुत बड़ा नोबेल लॉरेट है ये, जिसने HIV पे रिसर्च करी 50%, तो मैं लोगों को बताता हूँ ये वायरस की चटनी है। और ये लोग महंगी महंगी दवाएं पढ़ाते हैं अपने बच्चों को। आप देख रहे होंगे नंबर 2 पे रेमडेसिविर है, ये रेमडेसिविर की बात हो रही है। इसका मैंने इसलिए जिक्र किया यहाँ पे, आप सबने सुना भी होगा इसकी दवाई है ये रेमडेसिविर। ये हमारे भारतीय साइंटिस्ट की जो है वो रिसर्च करदा दवाई है। इनका नाम था रमेश डेसीगन। तो रमेश का इन्होंने RAM राम ले लिया और डेसीगन का डेसी ले लिया और वायरस की दवाओं को वीर कहते हैं, तो रेमडेसिविर बना दिया। और कहीं इसका बेचारे का मुझे पूरे नेट पे मैंने 3-4 रात तलाश किया, इसका गरीब का फोटो नहीं मिला। ये वो साइंटिस्ट है जिसकी बेसिस पे आज पूरी दुनिया में ये आदमी के थ्रू वैक्सीन की वो हो रही है। और हमारे यहाँ जो हाइड्रोक्लोरोक्विन की बात हुई, ये हमारे में इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूँ कि हमारे SMS मेडिकल कॉलेज के कर्मठ डॉक्टरों ने जयपुर में 2 इटली के मरीजों को बहुत शुरू में ही ठीक कर दिया था, जब कोरोना फैला भी नहीं था। उनका भी मीडिया में जिक्र नहीं हुआ, उनका कोई महिमा मंडन हम नहीं कर पाए, हमारा मीडिया नहीं कर पाया, क्योंकि हम सब पाश्चात्य की तरफ देखते हैं। तो इसमें वी हैव टू रिस्पेक्ट आवर साइंटिस्ट। और अभी बांग्लादेश में भी एक रिसर्च आई है, ये जो डॉक्टर है इसने क्लोरोक्विन पे काम किया है, ये बहुत बड़ा साइंटिस्ट है फ्रांस का, डिडियर रेनॉल्ट। और इसकी भी जो पहली रिसर्च आई थी उसके बाद जो लोगों ने देखा ये तो बहुत तहलका मच जाएगा, उसी के बाद जहाज भर भर के हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन गई थी इंडिया से। और उन्होंने रेमडेसिविर कैसे चलाई जाए, महंगा इंजेक्शन है, उसको कैसे चलाया जाए, तो इसके लिए इसकी रिसर्च को भी उन्होंने धराशायी कर दिया। ये आप लोग जानना चाह रहे होंगे, वो जो कोविड का निमोनिया होता है ना, ये लंग्स है हमारे, ये दाहिना फेफड़ा है, इसके 3 भाग होते हैं, ऊपर वाला, बीच वाला, नीचे वाला। और ये बाएं फेफड़ा यहाँ हार्ट होता है, तो इसमें बीच में हार्ट की जगह खाली है और जो काली जगह है वहां निमोनिया है। लेकिन इसका जो निमोनिया होता है उसमें एक अजीब फिनोमेना होती है, वो रिस्पेक्ट नहीं करता इनके लोब्स को। मतलब वो जैसे पानी गिर जाता है ना, तो मेज पे कागज भी रखा है, गिलास भी रखा है, लकड़ी भी रखी है और पेपर भी, उसके साथ फूल भी रखे हैं, तो सब जगह फैल जाता है। इसी तरह इसका कोविड का जो निमोनिया है, ये बगैर लंग को, हमारा नॉर्मल निमोनिया जैसे एक लंग के लोब में होता है, ये हर जगह फैल जाता है। तो ये इसके साथ जो आप दूसरा प्रतिबिंब देख रहे हैं, ये वो कॉम्प्लिकेशन है जो आमतौर पे जैसे डॉक्टर अग्रवाल बता रहे थे ना, 50% ऑक्सीजन हुआ और वॉकिंग डेड बॉडी हो गई। तो ये इसीलिए होता है कि लंग की जो वेसल्स हैं उनमें, धमनियों में, आर्टरीज में, वेन्स में खून के थक्के जम जाते हैं, क्योंकि इसमें फाइब्रिनोजन बनाता है ये। और जो लंग की कोशिकाएं हैं ऐसी दब जाती हैं, इसको हम मेडिकल भाषा में इंटरसेप्टिव एंजियोजेनेसिस कहते हैं। लेकिन ऐसा जैसे कि पाइप पे लॉन के जूता रख दिया और वो पाइप जो है दब गया और पाइप का खत्म हो गया। तो बहुत से लोगों को जो हम देखते हैं आंखों में लाली, इसको कोविड आई कहते हैं, इसको कोविड टो कहते हैं। कोविड टो देखी गई है बाद में कि ये इसके अंदर, ये तो स्किन में चेंजेस की वजह से होती है या ब्लड सप्लाई खराब होने की वजह से होती है। इट में बी ए वेस्कुलर फिनोमेना आल्सो, बट इट इज वेस्कुलाइटिस एक तरह की।
ये जो है बांग्लादेश का मैंने दिखाया था आपको, इसमें 2 सिंपल दवाओं से उन्होंने अपने मरीजों का इलाज किया है। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग घर जाके खा लें, डॉक्सीसाइक्लिन और आइवरमेक्टोल, ये सबसे जरूरी चीज है। इसलिए मैं ये विजुअल ले आया इसका कि हम देख के इससे प्रेरणा लें कि हाथ 20 से 30 सेकंड धोना है, जितना ज्यादा धोएंगे उतना अच्छा है। इसमें कोई गणित नहीं है कि साहब 20 सेकंड धोना है, WHO ने कहा है, आप 30 सेकंड भी धो सकते हैं। और झाग जरूर पैदा करें, जब तक झाग नहीं पैदा होंगे, ये वायरस की जो झिल्ली देखी है आपने, वो झिल्ली फटेगी नहीं। ये मास्क हो गया जिसकी बात डॉक्टर अग्रवाल ने तफसील से करी। ये है मेरा नमस्कार महावीर भगवान को। भगवान महावीर जी इसकी प्रेरणा सदियों पहले देके गए थे, जो आज हमारे काम आ रहा है, जो आज हमारी जान बता रहा है। और इसके बाद जो ये मास्क हमने बनाया, ये हमारे लिए N95 है। सोशल डिस्टेंसिंग को हमको फिजिकल डिस्टेंसिंग कहना चाहिए, क्योंकि सोशल नहीं है ये डिस्टेंसिंग, हम लोग अपने से जुड़े हुए हैं, आप सब लोग जुड़े हुए हैं। तो ये फिजिकल डिस्टेंसिंग 2 मीटर वाली है और ये बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री जी ने कई बार अपने भाषणों में बताया, और स्टे होम की तो बात हो गई है काफी, जो भी अब कहते हैं हम के बगैर जरूरत घर से बाहर ना निकलें, स्टे एट होम। कभी कभी बाहर जा सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, लेकिन वहां भीड़ नहीं होनी चाहिए। ये इसको मैं नमन करता हूं। कृष्ण भगवान ने शिक्षा दी बांसुरी बजाने की, बांसुरी बजा के दिखाई। ये श्री कृष्ण जी की जो मुरली है, ये हमारी लंग की बेहतरीन एक्सरसाइज है। अजीबो गरीब प्रेरणा है ये, मुझे ये बहुत अच्छा लगा चित्र, तो मैं इसको लेके आया हूँ कि हमको अगर बांसुरी बजाने का शौक हो जाए तो हमारी लंग की जो कैपेसिटी है, जिसको हम वाइटल कैपेसिटी कहते हैं, वो बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा हम शंख भी बजा सकते हैं, शंख से भी बहुत अच्छा पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है। और मेरे एक डॉक्टर ने अपना टेस्ट कराया। ये तीसरी प्लाज्मा थेरेपी की भी आप लोगों ने सब अखबार पढ़ते हैं, सुना होगा। प्लाज्मा थेरेपी इसका एक मोड है जो अप्रूव्ड है और बहुत जरूरी है। जब भी डॉक्टर डिसाइड करे, अगर आप भगवान न करे कोई हॉस्पिटल जाएं, तो उसमें आज हमारे पास, जब हम कहते हैं बार बार इसकी दवा नहीं है, ये भी एक कारण है लोगों में विस्मय होने का, चिंता होने का। अरे भाई वायरस का इलाज नहीं है, क्या होगा? तो इलाज है, इम्यूनिटी भी बन रही है लोगों में, जैसे डॉक्टर अग्रवाल साहब ने कहा, मोर देन 50% को होगा ही होगा, इम्यूनिटी बनेगी। और ये प्लाज्मा थेरेपी जो है, हाइपर इम्यून प्लाज्मा, ये इसकी थेरेपी है। ये जो लेडी है सारा गिलबर्ट, इसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी थी जब ऑक्सफोर्ड में इसने काम शुरू किया था अपने टीके का। और टीके के बारे में बहुत सी बातें हो रही हैं कि आ रहा है, आ रहा है। तो हम ये मान के चलते हैं कि टीका आ जाए, बहुत अच्छा होगा, हम खुश होंगे। अगर एक बहुत बड़ी तादाद में टीका आएगा। आज भी एक समाचार आया था कि अमेरिका का जो वैक्सीन है, उसकी भी अगली ट्रायल शुरू हो गई है। तो इस तरह की खबरें आ रही हैं। हमारे पास कुत्ते के लगाने का टीका बहुत दिनों से मौजूद है। कोरोना वायरस होता है कुत्तों में, ये मार्केट में अवेलेबल है, कुत्तों को लगता है। तो ये जब अवेलेबल है तो हमें दूसरा भी अवेलेबल होना चाहिए। ये दूसरा बोवाइन वैक्सीन है जो बोवाइन जूस के लिए है। तो ये सब टीके बने हुए हैं, लेकिन इस कोरोना वायरस का टीका बनाने में 2 कारण से जो है प्रॉब्लम आ रही है। एक तो ये आरएनए वायरस है HIV की तरह, और दूसरा जो है ये मुश्किल वायरस है। वापस स्टॉप शेयरिंग। तो अब इतनी बातें बताने के बाद मैं आप लोगों का थोड़ा सा, मैंने विजुअल ट्रीट इसलिए दी कि लास्ट में एक आपको ये बता सकूं कि हम सब जो, स्टॉप शेयरिंग नहीं है, हम लोग जो इकट्ठा हुए हैं आज, वो कोरोना को हराने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और हमारी ये जो ताकत है वो इसमें है कि हम सब मिलकर कोरोना को हराएं। कोरोना को बहुत जल्दी हराना है, और इसके लिए जो सावधानियां डॉक्टर के अग्रवाल साहब ने बताई हैं, मैं उन सबको मैं एग्री करता हूं, और बहुत अच्छे उन्होंने सुंदर तरीके से बताई हैं। स्टॉप कर दो ना, स्टॉप शेयरिंग कहीं यहाँ आता है नीचे। तो इसलिए हमको ये चाहिए कि हम हिम्मत के साथ, अच्छे आहार के साथ और एक्सरसाइज मॉडरेट करें। हाँ, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, लोग आजकल बहुत एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। आप देखते होंगे बॉम्बे में जो है लोग वॉक कर रहे हैं मेरीन ड्राइव पे,
या दौड़ रहे हैं तो दौड़ना इसमें ज्यादा नहीं चाहिए। इसमें दौड़ने से हमें फेफड़ों में इंजरी का खतरा होगा। स्क्रीन शेयर बंद है। स्क्रीन शेयर बंद हो गया डॉक्टर साहब, बंद हो गया। हाँ जी, थैंक यू। तो हमको बस आखिर में ये कहना है कि जैसे बार बार हम लोग सुन रहे हैं, आप लोग सब कॉमर्शियल ज्यादातर लोग हैं, तो मैं आपके सब बिजनेस और व्यापार में तरक्की की कामना करता हूं और बहुत बहुत आभारी हूं जो इस प्रेजेंटेशन में कठिनाई हुई, आपको बहुत पीड़ा हुई देखने में, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। और एक बार फिर से आप सबके चरणों में मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर एस अग्रवाल जी, कुछ लोगों के प्रश्न थे मेरे पास में, आप परमिट करें तो उनसे पूछ लें। डॉक्टर के अग्रवाल साहब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पास हैदराबाद से वैश्वी हॉस्पिटल के श्रीमन नारायण हैं, सीनियर डॉक्टर हैं। डॉक्टर श्रीमन नारायण, आप अपना क्वेश्चन रखें। आप अपना आपको अनम्यूट करें। डॉक्टर श्रीमन नारायण, काइंडली आस्क योर क्वेश्चन। मेरा केवल ये कहना है कि 2-3 क्वेश्चन के बाद में वो हाँ। डायरेक्ट पूछ ले हैं, उसके बाद में नहीं करें, और बहुत ही ब्रीफ क्वेश्चन हो, रिपीट नहीं हो। एग्रीड, बिल्कुल। डॉक्टर श्रीमन नारायण, आप पूछें अपना। जी, ऑल द पार्टिसिपेंट्स, मेरा क्वेश्चन ये है, ये इन्वेस्टिगेशन है, ये सेंट्रलाइज करने में से इजी वे से आए तो जल्दी पहचान सकते हैं और वी कैन प्रिवेंट द स्प्रेड। हाउ टू डू इट? फिर से पूछा है? हाँ डॉक्टर साहब, आप प्लीज। हाँ जी, सी बेसिकली सिम्टम्स अगर हमें पहचानने हैं, अर्ली सिम्टम्स पहचानने हैं, तो 50% में तो ये एसिम्प्टोमेटिक होगा, आपको पता भी नहीं लगेगा और ये बीमारी आएगी और चली जाएगी। कुछ लोगों में ये एटिपिकल सिम्टम्स देगा, आपको लूज मोशंस होंगे, बुखार 2 दिन बाद आएगा, आपका टेस्ट चला जाएगा खट्टे के अलावा, आप बोलेंगे कि मेरे को खट्टा तो महसूस आ रहा है, बाकी चीजें महसूस नहीं हो रही, आपकी स्मेल चली जाएगी, आपको लूज मोशंस हो गए, समझ लीजिए कोविड आ गया। बुखार हो सकता है 2 दिन के बाद आए, खांसी हो सकता है 2 दिन के बाद आए, हल्की सी खांसी है, ये सारे सिम्टम्स आपको 5वें दिन आते हैं इन्फेक्शन के बाद में। बुखार के 2 दिन के बाद में थोड़ा सा कंजेशन आता है छाती के अंदर में, अगर वो आता है उस टाइम पे आपको ऑक्सीजन लेवल 3 के बदले 4 बार चेक करिए उसके साथ में। अगर आपको खांसी के अलावा सांस नहीं फूल रहा तो ये फेफड़ों तक नहीं पहुंचा है, सिंपल ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहिए। एटिपिकल सिम्टम्स इसमें यही है, वो है लूज मोशंस। आज नहीं तो कल सरकार क्राइटेरिया चेंज करने वाली है, अभी तक वो कह रही है खांसी, बुखार या ब्रेथलेसनेस, कल या परसों तक ये सारे सिम्टम्स ऐड हो जाएंगे कि अगर आपका टेस्ट चला गया, स्मेल चला गया, लूज मोशंस हो गए तो वो पक्का कोविड है। सो आज के डेट में कोविड को पहचानना बड़ा आसान हो गया है क्लिनिकली। जैसे ही आप सिम्टम्स बोलते हो आपको इमीडिएटली हम बोल देते हैं कि कोविड है इसके साथ में। तो एटिपिकल सिम्टम्स आज की डेट में ज्यादा हो रहे हैं और 50% लोगों को बीमारी आएगी, चली जाएगी, पता भी नहीं होगा। दैट्स अ गुड साइन। वाले अशोक जी, मेरे को एग्जैक्ट 4 मिनट पे मेरा न्यूज एक्स में लाइव है, तो मेरे को एक सवाल और पूछ लें, फिर मैं निकलना चाहूंगा क्योंकि 9:30 पे आई एम लाइव ऑन 9:25 आई एम लाइव ऑन न्यूज एक्स। डॉक्टर अग्रवाल जी, आप अशोक जी का म्यूट है। अशोक जी आपका म्यूट है, आप इस वक्त में एसिम्प्टोमेटिक हो जाओ। डॉक्टर साहब, मैं 2 मिनट और लूंगा। हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट है सुभाष जी गुप्ता और ये वाइस प्रेसिडेंट है महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल दिल्ली का, काफी प्रेस्टिजियस है। ये एक प्रश्न करना चाहते हैं, श्री सुभाष जी गुप्ता। डॉक्टर साहब नमस्ते, सभी को मेरा नमस्ते। डॉक्टर साहब, ये वैक्सीन कब तक आएगी
पहला तो, और दूसरा सभी डॉक्टर कहते हैं कि विटामिन सी की टेबलेट खाते रहें। क्या विटामिन सी की टेबलेट कंटिन्यूस खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए? मैं दो चीजों को इसका जवाब देके फिर मैं निकलना चाहूंगा, आपसे परमिशन चाहूंगा। सबसे पहले ये वैक्सीन, अगर मुझे वायरस को समझना है तो ये वायरस, मान लीजिए मैं वायरस हूं, तो मैंने ये वायरस RNA वायरस हो गया, इसने एक बनियान पहन रखी है, इसे हम मेम्ब्रेन बोलते हैं, इसने कमीज पहन रखी है, इसे एनवेलप बोलते हैं, इसमें बटन लगे हुए हैं, इसे स्पाइक बोलते हैं। तो अगर मेरे को वायरस का वैक्सीन बनाना है तो या तो मैं वायरस को मार के उसको इस्तेमाल कर लूं, इसे बोलते हैं किल्ड वैक्सीन। दूसरा होता है कि मैंने वायरस के अंदर में इसको एटेन्यूएटेड मरियल बना दिया, या फिर मैंने वायरस का बटन यूज कर लिया वैक्सीन के लिए, या कमीज यूज कर ली, या बनियान यूज कर लिया, या वायरस को तोड़ के एक कंपोनेंट यूज कर लिया, या दूसरे वायरस में इसका बटन लगा दिया और उसको वैक्सीन बना दिया, या इसके बटन में कोई एक्स्ट्रा चीज लगा दी ताकि वो एटेन्यूएट करके इसको जो है वो कॉन्जुगेट वैक्सीन बना दिया। ये अलग अलग प्रकार के वैक्सीन काम कर रहे हैं। दो वैक्सीन अच्छे काम कर रहे हैं, एक ऑक्सफोर्ड का है, उन्होंने चिंपैंजी के एडिनो वायरस में इसके बटन लगा दिए। दूसरा जो है मॉडर्ना कंपनी वाली बना रही है, जो आज खबर आई थी, वो सिंथेटिक उन्होंने RNA बना दिया, वायरस का RNA नहीं, उन्होंने मैसेंजर RNA बना दिया, अब उसकी वो काम कर रहे हैं। अब देखिए ये वायरस 7 चीजें कर रहा है। किसी को तो ये वायरस की तरह आता है चला जाता है, किसी में ये बैक्टीरिया की तरह काम कर रहा है, हमारे यहाँ पे लिम्फोसाइट्स को, पॉलीमॉर्फ्स को बढ़ा रहा है, प्रोकैल्सिटोनिन बढ़ा रहा है, किसी में HIV की तरह काम कर रहा है, लिम्फोपीनिया एंड CD4 काउंट कम कर रहा है, किसी में ये इन्फ्लेमेशन कर रहा है, ESR CRP बढ़ा रहा है, किसी में ये थ्रोम्बो इन्फ्लेमेशन कर रहा है, क्लॉट्स बना रहा है, किसी में ये हाइपोक्सिया कर रहा है, लो ऑक्सीजन कर रहा है, किसी में ये कर रहा है हमारे यहाँ पे लंग्स के अंदर में लंग्स को ही उड़ा दे रहा है, जिसे साइटोकाइन स्टॉर्म बोलते हैं। अब ये वैक्सीन 7 चीजों को निकालेगा कि नहीं निकालेगा पता नहीं। तो वैक्सीन एक कॉम्प्लिकेशन करेगा, कम करेगा कि 7 करेगा, इसलिए सबका डाउट है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं कंपनी वाले, इन्होंने फेज 2 ट्रायल किया और साइमल्टेनियसली वैक्सीन बना रहे हैं। इसे बोलते हैं कैलकुलेटेड कमर्शियल रिस्क। वो कहते हैं अगर ये वैक्सीन पास हो गया तो वैक्सीन तैयार है, तो वो जो 6 महीने बनाने के हैं वो इन्होंने बचा लिए, और वैक्सीन फेल हो गया तो जो सारा वैक्सीन बनाया वो सारा का सारा डूब जाएगा। ये तो हो गए हमारे वैक्सीन के ऊपर में। दूसरा सवाल क्या था अशोक जी? विटामिन सी। विटामिन सी। अब ये आयुर्वेद ये कहता है कि ये जो वायरस है ये पानी वाला वायरस है, इसे बोलते हैं कफा वायरस। ये बाहर निकल के उड़ नहीं सकता, चल नहीं सकता, भाग नहीं सकता, तो ये मेरे शरीर में गीली सतहों में आएगा, मुंह में, नाक में और मुंह में। जब ये मेरे अंदर जाएगा तो वहां जाके ये गले में जाके स्टिमुलेट होगा। इसलिए हर वो चीज जो कड़वी है, कसैली है, वो वायरस को बचाएगी। हल्दी हो गई, अदरक हो गया, गिलोय हो गया, अश्वगंधा हो गया, और उसके अलावा जो भी चीज खट्टी और मीठी है, यानी कि च्यवनप्राश और विटामिन सी विच इज आंवला, ये इसकी मल्टीप्लिकेशन को बचाएगी। ये आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट है। आयुर्वेद वाले आंवला देंगे, हम कहते हैं 500 मिलीग्राम की विटामिन सी खा लो, बात एक ही है। तो हमारे पास में हर चीज का एक कॉन्सेप्ट है कि ये कैसे होता है। क्योंकि इस वक्त पे मेरे को कॉल आ रहा है दूसरे न्यूज चैनल से, मैं आप सब लोगों को चरण स्पर्श और प्रणाम करके आज्ञा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। आपके साथ मिलकर के, आपसे जानकारी लेकर के, जो एक सबके बीच में टेंशन था कोविड को लेकर, मैं सोचता हूँ जरूर वो बहुत कम हुआ होगा, हल्का हुआ होगा, स्ट्रेस बहुत कम हुआ होगा आज इसके इस वेबिनार से। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर के अग्रवाल साहब, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स वेरी मच। डॉक्टर बेनीवाल साहब, मैं आपको तकलीफ दूंगा। अगला प्रश्न है डॉक्टर PR गुप्ता का, जयपुर से। डॉक्टर वाली साहब, आप दोनों कोई भी प्रश्न ले सकते हैं। डॉक्टर PR गुप्ता जयपुर से हैं, ये मेंबर ऑफ एक्सपर्ट कमेटी कोविड राजस्थान के भी हैं और एडिशनल प्रिंसिपल SMS हॉस्पिटल जयपुर के भी रहे हैं। ये डॉक्टर PR। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के सभी पदाधिकारियों को मेरा प्रणाम नमन। जो एक्सपर्ट मौजूद हैं, डॉक्टर SS अग्रवाल, KK अग्रवाल और मोहसिन खान साहब, बेनीवाल साहब, आपको भी प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है कि लॉकडाउन जो हुआ था उसका सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि हमने वायरस के प्रसार को धीमा किया, लेकिन जो अनलॉक 1 है
उसमें आज हमारी सबसे बड़ी परेशानी है, वो एक तरह से लॉकडाउन की देन है, वो है फियर साइकोसिस। इस फियर साइकोसिस को जो जनता में है और कैसे कम किया जा सकता है? जी, मैं उत्तर दूं अग्रवाल साहब? हाँ हाँ, आप दीजिए। हाँ, नमस्कार। देखिए, ऐसा है, फियर साइकोसिस जो है ये बहुत जरूरी थी होनी, क्योंकि हमने इसका रिहर्सल लाइफ में किया ही नहीं था। अच्छा, इस बार ये रियलाइज हुआ कि इस बीमारी में हमने ये देखा कि गरीब अमीर से कितना जुड़ा हुआ है, मजदूर एक बिजनेसमैन से कितना जुड़ा हुआ है, ये संबंधों का एहसास हुआ। दूसरा, मैं लोगों से सबसे ये कहता हूँ, इसकी कोई ब्लू बुक थी नहीं हमारे पास। ब्लू बुक होती है, जैसे हम राष्ट्रपति भवन में थे तो वहां ब्लू बुक होती थी, भाई सिक्योरिटी में गाड़ी कितने मीटर रुकेगी, राष्ट्रपति की गाड़ी में कौन बैठेगा, डॉक्टर की गाड़ी कहाँ लगेगी, सिक्योरिटी की कितनी गाड़ी साइड में लगेंगी। तो ये ब्लू बुक के हिसाब से अक्षर अक्षर होता था। इस बीमारी या इस जैसी बीमारी के लिए कोई ब्लू बुक नहीं थी, कोई अभ्यास नहीं किया था, कोई रिहर्सल नहीं किया था। अब हुआ ये कि जब लॉकडाउन हुआ और उम्मीद लोगों की ये थी 15 दिन बाद ये खुलेगा तो हम सब काम पे चले जाएंगे, फिर लॉकडाउन एक्सटेंड होता चला गया, और हुआ एक्सटेंड और हुआ एक्सटेंड, यहां तक कि अब हमने इसको अनलॉक कर दिया। तो इसमें क्या हुआ, इतनी बड़ी तादाद में जो हमारा एक वर्कफोर्स था वो वर्कफोर्स छितरा गया, टूट गया, बिखर गया। उसके बिखरने से जो नुकसान हुआ वो आज हम उसको भुगत रहे हैं, उसको झेल रहे हैं। नहीं तो हमारा लॉकडाउन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा चला, और ये बहुत ज्यादा इसकी वजह से अब हमें टेंशन है, ये टेंशन रहेगा। देखिए, इस बीमारी में एक जो बड़ा एहसास हुआ है वो ये हुआ है कि रिश्तेदार, मकान, दुकान, पैसा कोई काम का नहीं है। जीवन जो है सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अगर जीवन को हम बचा के ले गए दिसंबर तक तो फिर बहुत सा काम करेंगे, डिप्रेशन में मत जाइए। और मैं तो कहता हूं, मैंने 40 साल में इतना कभी घर पे रह के अपने बच्चों के साथ नहीं रहा, अपनी बीवी के साथ नहीं रहा, जितना इसमें कोविड के कारण में रहा। तो एक बड़े ही प्रेम और सद्भाव घर के लोगों में, घर के बड़ों के साथ डेवलप हुआ। तो इससे कुछ अच्छी चीजें भी हुई हैं। तो इसलिए डिप्रेशन में नहीं जाए, बच्चे बहुत डिप्रेशन में हैं, स्कूल बंद है, ये सब है। जो लोगों को रोज घूमने की आदत थी, कई लोग वो बीमार हो गए। एक दो जैसे लेडीज होती हैं, पार्टी में रोज जाती हैं, कई वो लेडीज अभी भी बीमार हैं। वो कहती है, डॉक्टर साहब मुझे क्या हो गया? मैंने कहा, आपको पार्टी आप जाते थे, रोज आदत थी, अब आप नहीं जा रहे हो, तो आपके दिमाग में ये वो जो रिलैक्स करते थे वो नहीं हो रहा है। तो बहुत सी एक नई चीज हुई। तो इसमें मेरी प्रार्थना यही है कि अपना जो अच्छा समय निकाल लिया हमने, उसमें जो नुकसान सबका हुआ है, नुकसान बहुत हुआ है, नुकसान होगा भी, और लेकिन उससे अपने मन को न वो करें, प्रभावित करें, न मस्तिष्क को प्रभावित करें। उम्मीद रखें, बहुत अच्छे दिन आएंगे, और हर परेशानी के बाद। धन्यवाद मोहसिन साहब। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन और था कि जो देखा गया है कि कुछ पेशेंट्स को कोविड पॉजिटिव हुआ, उन्होंने क्वारंटीन किया, ट्रीटमेंट लिया, घर पे होम क्वारंटीन करके अपना ट्रीटमेंट ले लिया, और 15-16 दिन बाद जब वापस उनका टेस्ट हुआ तो टेस्ट पॉजिटिव आ गया। ये कुछ केसेस का ऐसी जानकारी आई है हमको, ये ऐसा क्यों होता है? हाँ सर, बताऊं? हाँ जी। में क्या होता है, अभी वायरस जो होता है, जो मैंने आपको स्लाइड्स दिखाई ना, इसीलिए दिखाई। हाँ जी। ये वायरस के टुकड़े शरीर में रह जाते हैं। जैसे वायरस डिस्ट्रॉय हो गया, नष्ट हो गया, तो उसका जो रेजिडुअल आरएनए है या उसका खोल है, जिसको साहब अग्रवाल साहब कह रहे थे शर्ट है, उसके टुकड़े या बटन के टुकड़े, तो वो शरीर में अगर होंगे तो वो हमारा जो टेस्ट है वो उसको डिटेक्ट कर लेता है, और वो पॉजिटिव आ जाता है। जी, खतरनाक तो नहीं है। नहीं, एक बार हम रिकवर कर गए। अब मैं वो जिस चीज की बात नहीं हुई है उसकी बात करके आपको बड़ा संतुष्ट कर देता हूँ। जब वायरस शरीर में जाता है तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम वो उसको इम्यूनोग्लोबुलिन को बनाने लगता है,
तो इसमें 2 प्रकार की इम्यूनोग्लोबुलिन बनती है, एक IgG, IgM। IgM तो हम टेस्ट करते हैं, जो हम इम्यूनिटी स्ट्रिप स्लाइड की बात कर रहे थे, स्ट्रिप से टेस्ट कर लो, जल्दी हो जाएगा, तुरंत पता लग जाएगा। लेकिन जो असल इम्यूनिटी होती है वो तो जब हमको ये वायरस के टुकड़े परेशान कर रहे होंगे, उस समय टेस्ट भी पॉजिटिव आएगा, लेकिन इम्यूनिटी हमारी पक्की हो जाएगी, इसलिए दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मैं आपको ये यकीन दिला रहा हूँ यहाँ बैठ के कि जैसे इस समय वहां धारावी में इन्फेक्शन खत्म हो गया है, धारावी के लोग 50% से ज्यादा इम्यून हो गए हैं। अगर उनका ब्लड टेस्ट किया जाए, दूसरे को लगाया जाए, तो वो उसी प्लाज्मा जो मैंने दिखाया है उसी का काम करेगा। सूनर और लेटर वी ऑल विल बिकम इम्यून एंड दिस विल हैपन, और ये जरूर होगा, भगवान हमारे साथ हैं और ये अवश्य होगा। इम्यूनिटी की डेवलपमेंट इसमें रिलैप्स होने का तो कोई चांस नहीं है डॉक्टर साहब? रिलैप्स होने का तो कोई चांस नहीं है? नहीं, इससे रिलैप्स नहीं होगा। ये गलत खबरें आ रही थी कि दोबारा हो सकता है, रिलैप्स हो जाएगा। दूसरा वायरस आ गया, बीच में खबर आई थी चाइना में ये दोबारा शुरू हो गया, अब क्या होगा, फेज 2 आ गया, किसी ने कहा म्यूटेट कर गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस इसमें ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि ये हमारे कौन से शरीर के अंग को प्रभावित करेगा। इसी के लिए हम बिल्कुल आंख बंद करके भगवान का ध्यान करें कि भगवान हमारे फेफड़े बचे रहें, बाकी गला खराब हो जाए, नाक में हो जाए इन्फेक्शन, पेट में हो जाए, सब हो जाएगा। डॉक्टर साहब लास्ट क्वेश्चन है डॉक्टर अजय नकासे फ्रॉम मुंबई। जी सर। डॉक्टर अजय नमस्कार। डॉक्टर बेमीवाल से मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने जो डाइट के बारे में बहुत सारी चीजें बताई, लेकिन व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन दैट, क्योंकि इतनी सारी चीजें खाना इतना सही नहीं रहेगा, आप में उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है? What we have found on the ground level is कि गार्लिक, लहसुन, अदरक, ये 2 चीज बहुत हेल्प करती है। As you know, गार्लिक में मेलरन है, एंटीमाइक्रोबियल पेप्टाइड्स है, that acts very well if you taken for about 25-30 days. अदरक is anti-aging, soothes the stomach, उसमें भी 63 nutrients है, nutraceuticals। नहीं, मैं इसके बारे में आपको बता दूं, प्लीज अपनी बैलेंस डाइट जो लेवे उससे बेहतर कोई चीज नहीं है। तब आ गया अपन अपनी बैलेंस डाइट हमेशा रखें। ये बाकी की जो चीजें हैं वो केवल सप्लीमेंट्स होती हैं, और सप्लीमेंट्स कभी भी ज्यादा नहीं। अगर हम नियमित रूप से अपनी बैलेंस डाइट लेते हैं, अपन उसके ऊपर चलते हैं, और हम सब जानते हैं कि बैलेंस डाइट के अंदर फ्रूट्स भी आते हैं, उसके अंदर मसाले भी आते हैं, उसके अंदर हम जो सुबह शाम का नियमित खाना होता है वो भी आता है। हमारी नियमित बैलेंस डाइट जब ही हो सकती है जब हम अपनी नियमित दिनचर्या रखते हैं, और अगर हम नियमित दिनचर्या रखेंगे और अपनी बैलेंस डाइट लेंगे तो वह सब चीजें उत्तम है। ये और इसके अंदर अपन को कोई भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। हाँ, ये सारी चीज साथ में नहीं लेनी है, सारी चीज साथ में थोड़ी लेनी। बैलेंस डाइट सबके अंदर आ जाती है। बहुत सही आपने कहा, हमारे किचन में ही इसका इलाज है, हमारे किचन में इसका इलाज है। नहीं जैसे नहीं रह गई है सर, आप मुझे एक सेकंड दे। कलौंजी भी इसके लिए बहुत अच्छी है, काली जीरी वो बहुत अच्छी है, उसको कहते हैं मौत के अलावा सब चीज। आप केवल ये बताइए कि क्या चीज अच्छी नहीं है। तो सारी की सारी चीजें हैं, सब चीजें। केवल ये बताइए कि क्या चीज अच्छी नहीं है जिससे कि वो ठीक रहे, जिसको जो अच्छी लगेगी वो खा लेगा, बाकी की सब चीजें। लास्ट क्वेश्चन आसाम से हमारे साथ हैं हमारे डॉक्टर शरवण जलान आसाम से। डॉक्टर शरवण जलान आप अपना क्वेश्चन पूछें आसाम से। डॉक्टर जलान, हेलो, हाँ पूछिए प्लीज। हेलो, आपकी आवाज आ रही है? हाँ बोले। हेलो डॉक्टर जलान बात करिए, आपकी आवाज आ रही है? बोले। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा कि कोई पेशेंट 14 दिन के बाद में जब क्वारंटीन से बाहर आता है तो उससे कोई इन्फेक्शन हो सकता है क्या किसी पब्लिक को? नहीं। हेलो मैं एक चीज जानना चाहूंगा, जैसे कोई भी आदमी बाहर से आ रहा है, कोई भी आदमी को
कोविड पॉजिटिव आया है उसको 14 दिन क्वारंटाइन में रखा जाता है। 14 दिन क्वारंटाइन से बाहर आने के बाद में उससे दूसरे आदमी को इन्फेक्शन होने की चांसेस बनती है क्या? नहीं, अगर वो कोविड नेगेटिव आ जाएगा, जैसे वो 14 दिन क्वारंटाइन में रहा। हाँ सर। हेलो, हाँ, आज हमको कोविड के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, और हम जो 14 दिन से वो क्वारंटाइन से बाहर आ जाएगा, उसके बाद भी हमको जो सावधानियां बरतनी है वो सावधानियां रखनी है। अगर हम वो सावधानियां नहीं रखें और ये बात मान लें कि ये 14 दिन के बाद आ गया है और अब हमारे कोविड नहीं हो सकता है, इस भ्रम में नहीं रहे। हमको सावधानियां 14 दिन के बाद में उसको कोविड नहीं होना चाहिए, लेकिन वो उसको वापिस कोविड होता है या नहीं होता है ये डिपेंड करता है उसकी इम्यूनिटी के ऊपर। अगर उसकी इम्यूनिटी उससे नहीं हुई है तो वापिस भी हो सकता है, और हमको अपनी सावधानियां पूरी की पूरी रखनी है, हमको उससे सावधानियां नहीं हटानी है। उसका तो कोरोना नेगेटिव आ जाएगा, आ भी जाता है, लेकिन सावधानी तो हमें 1-2 साल तक रखनी पड़ेगी। अपन को हमें अभी तो मिलाना पड़ेगा। आज नहीं, आज तो केवल अपन ये कह रहे हैं बेनीवाल जी, मैं जवाब दे रहा हूँ, आज अपन ये कह रहे हैं कि आपको सावधानियां 14 दिन के बाद भी उस व्यक्ति से जो कि क्वारंटाइन करके आया हुआ है, हमको वो सभी सावधानियां बराबर बना के रखनी है। अब ये लास्ट क्वेश्चन हो गया। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत पर्टिकुलरली डॉक्टर के अग्रवाल साहब का, अपने मोहसिन वली साहब का और बेनीवाल साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ऐसी अच्छी बढ़िया जानकारी दी। बहुतों के तो इस तरीके के ऐसे मैसेज आए हैं कि इससे ज्यादा जानकारी हमने आज तक भी प्राप्त नहीं करी। आप सबने ये जान लिया होगा कि कोविड-19 बीमारी एक महामारी है जो प्राण घातक है, लेकिन सबके लिए नहीं, केवल उन्हीं के लिए जो सावधानी नहीं बरतते हैं। अपने ये सब ने देखा कि इसके लिए जो मुख्य पॉइंट हैं वो हैं हम स्वयं को, अपने आप को कैसे बचाएं, पहला। दूसरा, अपने आप को स्वयं को कैसे मजबूत करें, इम्यूनिटी। और तीसरा, अगर हो जाए तो हमको इसके अंदर क्या करना चाहिए, कि इसके लिए हमको तुरंत क्या करना चाहिए, इसके लिए भी आपको बताया। और डॉक्टर की सलाह लेके हमको आगे का करना चाहिए। बात है कि नियमित हमको अपनी दिनचर्या रखनी चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय भारत। अब मैं अशोक जी से कहूंगा कि बोले। मैं रविकांत जी गर्ग, जो हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं, उनको निवेदन करूंगा कि आईवीएफ की ओर से वोट ऑफ थैंक्स दें। श्री रविकांत जी गर्ग। धन्यवाद। आज जब सारा विश्व कोरोना महासंकट से जूझ रहा है, ऐसे समय में अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन की पहल पर विश्व के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सकों की उपस्थिति में उनके द्वारा ज्ञानवर्धन के माध्यम से जो कार्यक्रम आयोजित हुआ, मैं सभी का बहुत बहुत अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन की ओर से, उसके अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्री अशोक अग्रवाल जी की ओर से सभी का करता हूं। आज हमको पद्म श्री डॉक्टर के अग्रवाल जी का इतना ज्ञानवर्धक, ज्ञान से भरपूर हमको गाइडलाइन जानने को मिली। हमको पद्मश्री डॉक्टर मोहसिन वली जी के माध्यम से बहुत सारी ज्ञानवर्धक विश्व की ऐसी बातें जानने को मिली जो बहुत सी जानकारी में नहीं थी। ऐसे ही प्रोफेसर डॉक्टर R.K. बेनीवाल जी के माध्यम से एक साधारण भाषा में और जो व्यक्ति तक ज्ञान पहुंच सके, जानकारी पहुंच सके, उस भाषा में जिस प्रकार से सभी चिकित्सक महानुभावों ने जो इसके
पुरोधा हैं, उन्होंने जो जानकारी दी है, अंतरराष्ट्रीय समाज सम्मेलन के माध्यम से 20 करोड़ समाज के बंधुओं तक यह जानकारी पहुंचाने का काम हम सब लोग मिलकर करेंगे। आज इस अवसर पर श्री KL गंजू, राजदूत कांग्रेस, मिस ग्रेस एकेलो युगांडा भी मौजूद रहे, हमारे अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अशोक अग्रवाल जी ने और मॉडरेटर डॉक्टर SS अग्रवाल जी ने जिस प्रकार से इसको मैनेज किया, संयोजित किया, वे वास्तव में बहुत ही सराहनीय और उत्साहवर्धक है और उपयोगी है। मैं तो IVF के अन्य सभी पदाधिकारी, श्री गंजी राजा मौली जी, सुरेंद्र गुप्ता जी, बाबूराम गुप्ता जी, राकेश मेहता जी, सुभाष गुप्ता जी, सुदेश गुप्ता जी, कांतिलाल जी, ब्रजेश गुप्ता जी, सोनलाल गुप्ता जी, सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और हमको एक बात समझने की है कि कोरोना से लड़ना है तो अपनी शक्ति को, अपने शारीरिक शक्ति को मजबूत करना है, शारीरिक दूरी बनाकर रखना है, सामाजिक दूरी बनाकर रखना है, नियमों का पालन करना है और साथ में अपने को मजबूत करना है। हमको पुरानी परंपराओं को लागू करते हुए, पुरानी परंपरा पालन करते हुए, जिस प्रकार से आज रसोइयों से मसाले कम होते जा रहे हैं, उन मसालों की संख्या को बढ़ाना है। हमें उन देसी उत्पादों का सेवन करना है जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़े और हमारी शारीरिक ताकत से ही हम कोरोना से लड़ सकते हैं। ये ज्ञानवर्धक बातें हमें जानने को मिली। इसके लिए मैं सभी का हृदय से अंतरराष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन की ओर से सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बंधु, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर KK अग्रवाल, डॉक्टर वली, डॉक्टर बेनीवाल और प्रश्न पूछे, और स्पेशल थैंक्स टू गौरव गुप्ता जी, जिन्होंने की बहुत सहयोग दिया सब डॉक्टर्स को पैनल पे लाने के लिए, हिज एक्सीलेंसीज को बुलाने के लिए। आज ये ग्लोबल अपना जो वेबिनार हुआ, सब उपस्थित बंधुओं को बहुत बहुत नमस्कार। स्टे होम, स्टे सेफ। नमस्कार, राम राम, नमस्कार, राम राम, स्टे सेफ।